वेल बेटा, सो अभी वैल्यूएशन से रिलेटेड हमारे क्वेश्चनियर में जो चैप्टर नंबर 4 है, ये चैप्टर जो है हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, वैल्यूएशन से रिलेटेड एक बार फिर से आपको यहाँ पे सेक्शन, यानी जब भी आप क्वेश्चनियर सॉल्व करो तो क्वेश्चनियर में सेक्शन नंबर याद आने के लिए और रोल नंबर याद आने के लिए मैंने फिर से इंडेक्स दिया है। और ये बहुत ही अच्छा इंडेक्स है कि भाई ICAI के मटेरियल में एग्जामिनेशन क्वेश्चन, RTP, मॉक टेस्ट पेपर और जो मैंने बनाए हुए क्वेश्चन है, अदर इलस्ट्रेशंस वगैरह, ओके, तो ये भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे कवर कर लिए हैं, सो दैट आप एग्ज़ाम के पहले फोकस कर सकते हो कि किस पे हमने कौन कौन से क्वेश्चंस पे हमने ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसे एग्जामिनेशन है, RTP मॉक टेस्ट पेपर है, ओके, तो यस, वैसे बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चंस भी थे पर मैंने हटा दिए। मैंने हर क्वेश्चन जो है एक अलग अलग तरीके का क्वेश्चंस इसमें लिया है, और मोस्टली एग्जामिनेशन और RTP क्वेश्चंस तो मैंने सब कुछ लिए ही है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। हम्म, एक बार मैं और बता दूं यहाँ, बेटा, मैं जो प्रॉब्लम यहाँ ले रहा हूँ, ठीक है, ये वही प्रॉब्लम्स ले रहा हूँ जो मैंने रेगुलर क्लास में नहीं ली है। पर रेगुलर क्लास में लगभग मैंने 15 to 16 प्रॉब्लम्स आपसे सॉल्व सॉल्व करवाया है। ठीक है, तो वो मैं फिर से यहाँ कवर नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें इसमें वो प्रॉब्लम यहाँ पे आपके सेल्फ प्रैक्टिस के लिए अमाउंट चेंज करके मैंने लिए है। ठीक है, क्योंकि हमने जो भी प्रॉब्लम रेगुलर क्लास या सुपर 35 कोर्स में जो भी प्रॉब्लम हमने सॉल्व किए हैं, वो सभी प्रॉब्लम्स जो है बेटा, जहाँ तक देखा जाए तो यस, वो सभी प्रॉब्लम्स या हमने सॉल्व करके देखे, कुछ मैंने होमवर्क भी दिए थे, तो मैं रिपीट नहीं करूँगा यहाँ पे। चलो, हम्म, पहले कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस देख लेते हैं। State briefly the provision of Section 14 of Customs Act 1962 regarding the valuation of goods for the purpose of assessment. अब मैं आपको एक बात बता दूं, और वो ये कि अगर आप एग्जाम में, ध्यान सुनिएगा, ये क्वेश्चनियर भी पढ़ के गए तो इनफ हो सकता है, मतलब मैं ये कहूँगा चार्ट रिवीजन और ये क्वेश्चनियर इनफ इनफ। कभी कोई पॉइंट आपको ऐसा लगा कि भाई वो रेगुलर बुक में है पर यहाँ कवर नहीं हुआ है, तो सिर्फ क्या करना, फ्रंट पेज पे उसके क्वेश्चन नंबर लिख देना। फ्रंट पेज पे उसके क्वेश्चन नंबर लिख देना कि, या सॉरी, पेज नंबर लिख देना कि रेगुलर बुक का बस इतना इतना पेज नंबर मुझे पढ़ना है। या कहीं आपको लगता है कि नहीं, रेगुलर बुक में से हमने ये पढ़ना चाहिए, तो बस वो पेज नंबर लिख देना। जैसे एक टेबल था, एक्शन रेट, ड्यूटी रेट, वो रेगुलर पेज में बहुत अच्छा दिया था, तो मेरे यहाँ लिख देना कि ये पेज नंबर है। इन शॉर्ट, एग्जाम के 2 ढाई महीने पहले जब आप रिवाइज करो, तो रिवाइज करने के लिए बेटा, जहाँ तक है, यस, आप जो है ये क्वेश्चन डायरेक्ट यूज कर सकते हो, जिसमें उसको अरेंज ही इस तरह से किया है कि आपका क्वेश्चनर पढ़ लो, मतलब सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए, और एक रिवीजन बुक जो है, चार्ट जो आपको हेल्प करेगा। पहले तो सेक्शन 14 में, अगर आपको याद होगा तो इसमें आपको ये कह दूं, सेक्शन 14 क्या है, तो 14 बात करती है कि दोनों इंपोर्टेड गुड्स और एक्सपोर्ट गुड्स, दोनों गुड्स का वैल्यूएशन करती है। उसके बाद में वैल्यू जो होगी, ये ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी। ओके, वैल्यू जो ली जाएगी वो ट्रांजैक्शन वैल्यू ली जाएगी। और उसके बाद में दैट इज टू से, ओके, एक्चुअली पेड और पेएबल फॉर गुड्स व्हेन सोल्ड। अगर इंपोर्टेड गुड्स होगा तो एक्सपोर्ट टू इंडिया, एक्सपोर्ट गुड्स होगा तो एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया फॉर डिलीवरी एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन, where buyer and seller are not related, price is sole consideration and subject to such other conditions as prescribed in rule। ये सेक्शन 14 था, जो मैंने 2 मिनट में आपको रिवाइज कर दिया। मेरे साथ फटाफट आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। ठीक है, तो ये था, यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे सेक्शन 14 में वैल्यूएशन प्रिंसिपल कैसे हो गया, तो मेनली वैल्यूएशन प्रिंसिपल ऐसे हो गया। ओके, उसमें बाद में प्रोविजो वगैरह आपको लिखने की जरूरत नहीं, मेनली आपने ये लिख दिया, दैट्स इनफ। चलिए, next, explain briefly with reference to provision of Customs Act a concept of tariff value। ओके, टेरिफ वैल्यू आप जो है ये पढ़ के भी डिसाइड कर सकते हो, या फिर टेरिफ वैल्यू जो है आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हो।
कैसे पॉइंट्स में लिख सकते हो? जैसे मैंने स्टार्ट किया सेक्शन 240। ओके, मैंने स्टार्ट ऐसे क्यों किया सेक्शन 240? क्योंकि सेक्शन 2 डेफिनेशन देता है, और जब भी इस एक्ट में टेरिफ वैल्यू आएगी तो वो सेक्शन 14(2) में जो हमने फिक्स किया है, ये गलती से आया है, सेक्शन 14(2) में हमने जो फिक्स किया वो टेरिफ वैल्यू मानी जाएगी। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको कैसे कवर करने हैं कि ये बोर्ड फिक्स करेगा, ओके, बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट फिक्स करेगा, ओके, ये इंपोर्ट गुड्स एक्सपोर्ट गुड्स की वैल्यू फिक्स की जाएगी, और अगर कोई टेरिफ वैल्यू फिक्स हुई तो ड्यूटी उसके बेस पर ही लगेगी। टेरिफ वैल्यू आपको पहली बार मैंने, ओके, रेगुलर क्लास अगर आपको याद होगा तो मैंने हवाला ट्रांजैक्शन एंड एक्सेट्रा वैसे एग्जांपल दिए थे। तो ये मेन पॉइंट है। पहली बात एक बार फिर से, कौन फिक्स करेगा? बोर्ड फिक्स करेगा। उसके बाद में कैसे? तो ये टेरिफ वैल्यू नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट फिक्स होगा। इंपोर्टेड गुड्स और एक्सपोर्ट गुड्स दोनों में से किसी की भी टेरिफ वैल्यू फिक्स होती है, और अगर टेरिफ वैल्यू फिक्स किया गया तो ड्यूटी आपको टेरिफ वैल्यूज के रेफरेंस से ही देना पड़ेगा। चलो, एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ एब्रीविएशन परसेंटेज यूज इन रेट ऑफ ड्यूटी। यानी एक सिंपल क्वेश्चन ये था जो हमारे मटेरियल में है, और वो सिंपल क्वेश्चन ये है कि ये जब एब्रीविएशन यूज होता है परसेंटेज कस्टम टैरिफ एक्ट में, ओके, तो ये ड्यूटी कौन सी होती है? ये एडुलम ड्यूटी होती है या ये स्पेसिफिक ड्यूटी होती है? तो ये एडुलम कहा जाता है। जब भी परसेंटेज में यूज होता है तो एडुलम कहा जाता है। और रेट ड्यूटी, ओके, ऑन परसेंटेज ऑन वैल्यू ऑफ गुड्स लिया जाता है। वो परसेंटेज ऑन वैल्यू ऑफ गुड्स लिया जाता है। सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ स्पेशल बात तो नहीं थी। ठीक है, बहुत अच्छा केस स्टडी। लिखने के अपने अपने अलग तरीके हो सकते हैं, पर केस स्टडी देखो क्या है। यूनिकल टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंपोर्टेड अ मशीन फ्रॉम यूरेका इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड। केस स्टडी कैसे आती है इससे आपको समझेगा। ठीक है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं। न्यू जर्सी फॉर डाइंग द फैब्रिक्स, द प्राइस ऑफ मशीन वॉज सेटल $, 25,000. Machine was shipped on 10th of February. Meanwhile, Unicalp textile industry negotiated the reduction in price. As a result, Eureka Engineering Works INC agreed to reduce price by $4250 and send the revised price of 20,750 revised price, ठीक है, on 15th of Feb. Machine arrived in India on 18th of Feb. The Commissioner of Customs decided to take original price 25,000 as a transaction value of the goods on the ground that the price is reduced only after the goods have been shipped. Do you agree with to the stand taken by Commissioner? Give the reason in support of your answer. ओके, एकदम सडनली पहली बार जब रीड करते हो ना, तो सडनली इमेजिन मत करना कि भाई हाँ चैप्टर हो गया, सब कुछ हो गया, मैंने तो पूरा अच्छे से पढ़ा, मैंने सॉल्व भी किया, मैंने 2-3 रिवीजन भी किया, ओके, तो अब तो मैं इसको सॉल्व ही कर सकता हूँ, और फिर आपको सॉल्व ही नहीं करते आ रहा है। ओके, तो ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। और सबसे बेस्ट प्रैक्टिस क्या है बताया क्या? मैंने जब भी पढ़ा ना, तो मैंने डीटी आईडीटी लॉ ये जो सब्जेक्ट में ना, मैंने कभी कोशिश नहीं की ओके कि भाई मुझे याद आना चाहिए। ठीक है, याद आ गया तो अच्छे, कभी कभी क्लिक हो जाता था कि हाँ यार ये जो है, क्योंकि ये सीए फाइनल आरटीपी नवंबर 18 में एक केस स्टडी पूछी थी, ओके, तो याद आ जाता तो अच्छा हो जाता था कि हाँ चलो ये याद आ गया। लेकिन मैं उससे ज़्यादा अपने आप को इस पर फोकस करता था कि आंसर से ज़्यादा आरटीपी के क्या एक्सपेक्टेशन है, एग्जाम में सजेस्टेड आंसर के क्या एक्सपेक्टेशन है, ओके, किस तरह से उसको कवर किया गया है, तो इस पे मेरा ज्यादा फोकस होता था। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे पहले थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। ओके, एनालिसिस कि ओरिजिनल प्राइस अगर देखो तो ओरिजिनल प्राइस डिसाइड हुई थी आपकी $25,000। आराम से जाएंगे, आराम से, सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग बड़ी थी। ओके, और ओरिजिनल प्राइस जब डिसाइड हुआ था बेटा हमारा, ओके, तो वो यहाँ 10th of Feb, ठीक है, उसके बाद में प्राइस रिवाइज हुआ 15th of Feb को, डॉलर यहाँ पे 20,750, ओके, रिवाइज हुआ, रिवाइज प्राइस,
और वो यहाँ पे 15th ऑफ फेब को। उसके बाद में मशीन इंडिया में अराइवल हुआ, अराइव्ड इन इंडिया, मशीन अराइव हुई, और वो कब हुई बेटा? 18th ऑफ 18th ऑफ फेब। ओके, तो 10th ऑफ फेब, 15th ऑफ फेब और 18th ऑफ फेब। तो सवाल ये है कि अब आपको अल्टीमेटली प्राइस तो यही देनी है। ओके, निगोशिएटेड प्राइस है आपकी और ये देनी है। तो बाय लॉ ठीक है, पहले तो आपको क्लिक हो गया होगा कि प्राइस क्या होगी। ओके, आपको भी समझ गया सब कुछ, एक लाइन में तो याद आ गया कि भाई प्राइस तो ये होगी नहीं, क्योंकि डिपार्टमेंट कहता है कि प्राइस ये होगी, और असेसी ने यानी टैक्स पेयर ने जो प्राइस डिक्लेयर की वो 20,750 डिक्लेयर की, यानी ये प्राइस डिक्लेयर की, पर डिपार्टमेंट का कहना है कि ये लिया जाएगा। यहाँ पे इंपोर्टर का कहना है कि नहीं ये लिया जाएगा। उसने बिल ऑफ एंट्री में ये डिक्लेयर की और टीवी रिजेक्ट कर दिया। तो अब ऐसे सिचुएशन में आपको एडवाइस देना है कि क्या प्राइस होगी। तो अब आपको एडवाइस जो है देना है 20,750 ये प्राइस होगी। आपको क्लिक हो गया, पर लिखे कैसे, ये सबसे बड़ा मेन चैलेंज है। अब इसके लिए बार बार आंसर देखो, बार बार आंसर देखो, क्योंकि अपने आप को ओके याद करो फिर नहीं आया, अरे यार मेरे को क्यों नहीं आया, ऐसा डोमिनेट मत करो। आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ये देखकर कि इंस्टीट्यूट क्या चाहती है। ओके, इंस्टीट्यूट क्या चाहती है। तो अब देखो यहाँ पे उन्होंने क्या रेफरेंस में लिया है आरटीपी में। पहला तो आंसर देने का तरीका है नो, कमिश्नर अप्रोच इज नॉट करेक्ट। ये स्टार्ट करने का बहुत अच्छा तरीका है कि अगर क्वेश्चन आपको सवाल में पूछा गया कि कमिश्नर का एक्शन सही है या गलत है, तो आप आंसर ऐसे लिख सकते हो पहले एक लाइन में नो। क्योंकि जब कोई पेपर चेकर है ना, उसको अगर ये नो दिख गया ना, और ऐसा नो सेम कलर पेन से ऐसा बड़ा लिखना नो, द कमिश्नर अप्रोच इज नॉट करेक्ट, तो वो आपको यहाँ पे मार्क्स दे देगा कि चलो तुम्हारा अगर ये केस स्टडी 4 मार्क के लिए आती है तो 1 मार्क तो ये आपके नो पे फिक्स हो गया, पॉइंट वाइज आंसर दे देगा नो। फिर अब देखो वो रीजन देखेगा, और रीजन में भी मेनली वो एक एक लाइन तो आपकी पढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि मुश्किल से उसको एक पेपर के लिए 15 से 20 मिनट मिलते हैं। ठीक है, तो अब ऐसे सिचुएशन में आपका वो क्या पॉइंट चेक करेगा, पहले इंस्टीट्यूट क्या चाहती है उसको तो समझ लें। ओके, तो इंस्टीट्यूट ने कोट किया सेक्शन 14। ओके, तो आपको स्टिकी नोट्स लगा के हर क्वेश्चन पे आपकी स्टिकी नोट्स लगनी चाहिए कि भाई मैं ये क्वेश्चन में क्या क्या पॉइंट में कवर करूंगा। तो सेक्शन 14 इसमें स्टिकी नोट्स आपकी समरी के लिए नहीं, सेक्शन कौन से कोट करने हैं, केस कौन सी कोट करनी है, रूल कौन से कोट करने हैं, उसके लिए स्टिकी नोट्स चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे सेक्शन 14 वैल्यू शैल बी ट्रांजेक्शन वैल्यू होगी, पहला रीजन ये दिया। फिर मैं अगर पढ़ूं तो इसको कैसा पढ़ूं कि भाई ठीक है, आरटीपी चाहती है कि पहला मैं सेक्शन 14 को कोट करूं, प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल फॉर गुड्स व्हेन ओके सोल्ड फॉर एक्सपोर्ट टू इंडिया। ओके, अब मैं आपको एक बात और कहूं, क्या ये लिखने का तरीका है। अब जैसा अगर सेक्शन 14 अगर आप वैसा का वैसा लिखते बैठे तो प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल फॉर गुड्स व्हेन गुड्स आर सोल्ड फॉर एक्सपोर्ट टू इंडिया फॉर डिलीवरी एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन वेयर बायर एंड सेलर आर नॉट, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ ये बताना है कि वैल्यू ट्रांजैक्शन वैल्यू होती है, दैट इज प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन, दैट्स ऑल। ना कोई इंपोर्टेड गुड्स का बताना, एक्सपोर्ट गुड्स का। ओके, तो ये इतना बड़ा पैराग्राफ आपने पढ़ा सेक्शन 14 का, उसमें से भी मुझे एक ही लाइन जो मुझे बतानी है यहाँ पे। ओके, आपने ये लाइन लिख दिया, फिर मेरे हिसाब से तो आपने और पैरा, जितने पैराज बनाओगे आंसर में उतना उसे आसानी होगी आंसर को देखने के लिए। आई रिपीट, जितने पैराज बनाओगे उतनी आसानी होगी आंसर्स को देखने के लिए। तो मेरा ये कहना है कि एक ओके पहली लाइन खत्म, दूसरी लाइन खत्म। ओके, तीसरा सुप्रीम कोर्ट का एक रेफरेंस उन्होंने लिया है, मतलब अपने आप को समझाना कि अच्छा ठीक है सिर्फ सेक्शन 14 से नहीं है, उनका एक्सपेक्टेशन सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी है। एक केस देखी थी गार्डन सिल्क मिल लिमिटेड। ओके, अगर ये केस याद होगी गार्डन सिल्क मिल लिमिटेड, तो ये केस में हमने ये देखा था कि इंपोर्टेशन कंप्लीट व्हेन गुड्स बिकम अ पार्ट ऑफ मास ऑफ दिस गुड्स ऑफ कंट्री। ओके, मास ऑफ गुड्स ऑफ दिस कंट्री। तो देखो ये केस बहुत बड़ा था, लेकिन उन्होंने एक ही लाइन यूज की। हाँ, अब कैसा है कि आपको एक साथ साथ में डर भी डेवलप होते जाएगा, और वो ये कि यहाँ पे मुझे कैसे समझेगा कि भाई इतनी लाइन लिखना है। बेटा ये प्रैक्टिस से ही होगा, जितना हर क्वेश्चन में अपने आप को समझाओगे 101% जब आप एग्जाम में लिखने जाओगे तो आपको क्लिक हो जाएगा कि आपको क्या स्पेसिफिक लिखना है। और ये एक बार रीड करने से या क्लास करने से नहीं आता है, या कोई रिवीजन क्लासेस देख लिया आपने ऑनलाइन
लाइन, ओके, तो नहीं आता है। मैं बड़ा सरप्राइज हूँ, ओके, कि यहाँ स्टूडेंट पढ़ाई छोड़ देते। क्यों? क्योंकि रिवीजन क्लास नहीं आया। ओके, यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है यहाँ कमेंट पास कर देते हैं कि भाई रिवीजन क्लास नहीं आया। रिवीजन क्लास का सवाल ही नहीं है, आपको सेल्फ स्टडी पढ़ना है। ओके, अब मैराथन क्लास नहीं आया ना, अब हमारी जिंदगी खराब हो जाएगी। क्या पागल हो गया यार तुम? फाइनल लेवल के स्टूडेंट हो, बच्चों जैसा कैसे कर रहे हो? ओके, तो बस मैं इतना कहूँगा कि जरूरत भी नहीं है ये सब की। वो तो ठीक है, एक तरह का आपको एडिशनल बूस्ट है। ओके, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर आप ध्यान से और अच्छे से पढ़ते हो और अपने दिमाग में अबो 80 सोचते हो इनडायरेक्ट टैक्स का, और रैंक अपने आप को रैंक सोचते हो, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है कि आपको, ओके, वो आ गया तो एडिशनल बेनिफिट है। तो दूसरी बात मैं आपको ये कहूँ कि इन्होंने गार्डन सेल में लिमिटेड, अगर आप अब क्या करना, मैं साथ साथ में एक बात और कह देता हूँ। ओके, ये सडनली ये जब पढ़ते वक्त है ना, तो बुक भी ओपन रखना। ओके, बुक ओपन रखो तो थोड़ा आपको ये गार्डन सेल में का केस कहाँ पढ़ा था हमने, हम तो वैल्यूएशन चैप्टर में है। ओके, तो गार्डन सेल में लिमिटेड का केस ओपन कहाँ पढ़ा था? फिर जब बेसिक चैप्टर में, यानी देखो बेसिक को कनेक्ट किया है। बेसिक चैप्टर में गार्डन सेल में लिमिटेड का केस जब मैंने पढ़ा था, तो वो केस में ये पढ़ा था, इंपोर्टेशन कमेंस व्हेन गुड्स क्रॉसेस द टेरिटोरियल वाटर, कंटिन्यू एंड कंप्लीटेड व्हेन इट बिकम अ पार्ट ऑफ मास ऑफ गुड्स ऑफ कंट्री, एंड टैक्सेबल इवेंट रीच व्हेन गुड्स रीचेस टू कस्टम बैरियर एंड बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन इज फाइल्ड। ये हमने बेसिक में पढ़ा था। पर ओके, इतना बड़ा केस उन्होंने यूज नहीं किया। ओके, उन्होंने सिर्फ यहाँ पे इट बिकम, यहाँ क्या कहा कि इंपोर्टेशन कंप्लीटेड व्हेन इट पार्ट ऑफ द मास ऑफ गुड्स ऑफ दिस कंट्री, यानी जब तक गुड्स इंडिया का पार्ट नहीं बनता है तब तक इंपोर्टेशन कंप्लीट नहीं होगा। सिर्फ उतना ही रेफरेंस लिया है। तो अब आप अपने आप को ये समझा सकते हो, पढ़ पढ़ के समझाओ कि भाई इतने रेफरेंस क्यों, की सही बात है। मुझे ओके, इंडिया में मुझे क्या प्राइस कहाँ की लेनी है, जब वो इंडिया का इंपोर्टेड गुड्स कब बोला जाएगा, जब वो लैंड होगा और इंडिया का पार्ट बनेगा, तो तब तो निगोशिएटेड ही प्राइस थी ना, तब तो निगोशिएटेड ही प्राइस थी, तो वो आपने ले लिया। चलो सर, अगर मैंने केस का रेफरेंस नहीं लिया, सिर्फ सेक्शन 14 का भी रेफरेंस, तो मार्क्स तो आपको मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। मार्क्स आपको इसके, आपने 14 से क्लियर कर दिया, ट्रांजेक्शन वैल्यू होगी तो आपको मार्क्स तो उसका मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, यहाँ पे केस अगर लिख लिया तो थोड़ा बहुत आपका आंसर सभी से अलग दिखेगा, तो वो इंप्रेस हो जाता है। और जितना आप इंप्रेस करोगे ना, तो आपके आगे के क्वेश्चन में हाफ मार्क भी अगर वो एक्स्ट्रा दे देना, तो 59.5 60 होता है। ओके, एक दो यहाँ पे रैंक में आने के लिए बेटा एक मार्क भी, आधा मार्क भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो अब कोई सोच रहा होगा सर हम तो रैंक का स्टूडेंट नहीं, हम तो नॉर्मल है। तो ठीक है ना, नॉर्मल हो, अगर तू नॉर्मल भी है तो ओके, 199.5 मतलब 200 होता है या 59.5 60 होता है। ठीक है, तो तू नॉर्मल भी है, या 39.5 40 होता है, तो आधे आधे मार्क के लिए भी तुझे लड़ना है। ओके, तो ऐसे सिचुएशन में ये है। देयरफॉर, और लास्ट कंक्लूजन, 4 मार्क का केस स्टडी आएगा, कंक्लूजन 2 मार्क ले। देयरफॉर इन इंस्टेंस केस प्राइस ऑफ द गुड्स रिड्यूस while they are in transit, it could not be contended that price okay was revised after importation took place. Hence, अब मुझे बताओ ये प्राइस गुड्स क्लियर होने के बाद रिवाइज हुई कि पहले हो गई थी? गुड्स क्लियर होने के पहले, हाँ, अगर गुड्स क्लियर हो जाता और बाद में रिवाइज होती तो शायद वो प्राइस कंसिडर नहीं होता, क्योंकि एट द टाइम ऑफ इंपोर्टेशन, ये भी सेक्शन 14 में ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल फॉर डिलीवरी एट द टाइम ऑफ इंपोर्टेशन एंड एट द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन। इससे एक चीज और आपके ख्याल में आनी चाहिए अगर आप एनालिसिस अच्छा करते हो, मतलब क्या, अगर गुड्स क्लियर हो जाए और बाद में निगोशिएशन हो तो वो कंसिडर नहीं होगा, वो कंसीडर नहीं होगा। देखो, एक अलग ही अप्रोच से पढ़ रहे हैं, कंसेप्ट पढ़ लिए, पर अब क्वेश्चन से एक अलग ही अप्रोच और मैच्योर्ड अप्रोच आपके सामने आ रहा है, और वो ये आ रहा है कि भाई ओके, अगर सेक्शन 14 पढ़ते हो तो प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल फॉर गुड्स एट द टाइम ऑफ इंपोर्टेशन, मतलब उस टाइम ऑफ इंपोर्टेशन पे क्या प्राइस थी, मेरे पास रिवाइज प्राइस थी। ओके, और इंपोर्टेशन कब बोला जाएगा, जब गुड्स इंडिया का पार्ट बनेगा। ओके, इस केस लॉ के हिसाब से। दूसरा, अगर गुड्स क्लियर हो जाता और उसके बाद रिवाइज होता तो फिर कंसीडर नहीं करते, पर एट द टाइम ऑफ इंपोर्टेशन रिवाइज हो गया तो कंसीडर कर लेंगे। हेंस द गुड्स शुड बी वैल्यूड एज पर रिड्यूस प्राइस। ओके, यानी ये कंक्लूडिंग लाइन है कि गुड्स शुड बी वैल्यूड रिड्यूस प्राइस विच वाज प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल फॉर इंपोर्टेशन। इज इट क्लियर? ओके, तो इस तरह से आपका एनालिसिस होना चाहिए। और क्या करना, इतना ऐसी मेहनत करना कि अपने आप को ही मार्किंग करना, मजा आता है। मैं रियली ऐसा करता था। हाँ बॉस, मैं ये पॉइंट लिख लूंगा तो 1 मार्क मिल जाएगा, ये पॉइंट लिख लूंगा तो 1 मार्क मिल जाएगा, क्योंकि आप जब पढ़ते हो ना तो स्टूडेंट एंगल से पढ़ते हो। ऐसे क्यों पढ़ो? ओके, एग्जामिनर के एंगल से पढ़ो ना, कि वो चेक कर रहा है तो आप बन जाओ,
आप देखो, आपको अगर मैं इंटर का पेपर दूं लिखने के लिए तो सॉरी, इंटर का पेपर चेक करने के लिए तो कैसे एकदम अप्रोच बदल जाता है। इंटर का पेपर चेक कर रहे हो, इसको मार्क कम देंगे, इसको ज्यादा देंगे। स्टूडेंट मत बनो, जब मेरा क्वेश्चनर पढ़ रहे हो ना तो आप एग्जामिनर बन जाओ, तो बड़ा मजा आता है। ठीक है, तो चलिए, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, importer entered into a contract for supply of crude sunflower oil for $430 CIF metric ton. Under a contract, consignment was to be shipped in the month of July. अब एक काम करना मेरे साथ, आप एक काम करना, सिर्फ सुनना मत मेरे को। जो भी मैं पढ़ रहा हूँ उसकी साइड में रफ में शॉर्ट नोट बनाओ। ये करोगे तो बहुत मजा आएगा। देखो, स्टडी इंटरेस्टिंग बननी चाहिए, सिर्फ पढ़ना नहीं होना चाहिए। जब मैं कह रहा हूं कि आप चार्ट बनाओ, और जब आप बना रहे हो ना तो मजा आ रहा है, टाइम लग रहा है पर मजा आ रहा है। ओके, ये जो कह रहा हूं वैसा करो तो मजा आएगा आपको। ओके, साइड में लिखो कि भाई सीआई प्राइस, कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस, ओके, $435 है। ठीक है, तो अब अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट कंसाइनमेंट वाज शिप इन द मंथ ऑफ जुलाई। द पीरियड वाज एक्सटेंडेड बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट एंड गुड्स वेर शिप्ड ऑन 5th of August एज अ ओल्ड प्राइस। ओके, तो लिख दो गुड्स टू बी शिप जुलाई, बट एक्चुअल ओके इट वाज शिप ऑन 5th of August, पर प्राइस ओल्ड प्राइस ही है। इन द मीन वाइल इंटरनेशनल प्राइजेस हैड गॉन अप ड्यू टू वोलेटिलिटी इन द मार्केट एंड अदर इंपोर्ट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ ऑगस्ट वेर हायर प्राइजेस। Department sought to increase the assessable value on the basis of higher prices of contemporaneous import. Contemporaneous import जब भी वर्ड आएगा मतलब समझ जाना कंपेरेबल इंपोर्ट रूल 4 दैट इज टीवी ऑफ आइडेंटिकल गुड्स। डिपार्टमेंट आपकी ट्रांजेक्शन वैल्यू रिजेक्ट करना चाहता है और कंपेरेबल प्राइस जो आइडेंटिकल गुड्स की है उस पर वैल्यूएशन करना चाहता है। डिसाइड वेदर द कंटेंशन बाय डिपार्टमेंट इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू डिसाइडेड केस लॉ इफ एनी। ठीक है, ये हमारे मटेरियल में क्वेश्चन है। ओके, अब मैं पहले तो आपको एक बात कह दूं। ओके, विद रेफरेंस टू डिसाइडेड केस लॉ इफ एनी, तो अगर कोई रिसेंट केस स्टडी रही, सुनना ध्यान से, रिसेंट कोई केस स्टडी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन रहा तो वो कंसीडर हो जाता है। अब ये जो है ये आपके एग्जाम में इतने पुराने 2011 का केस वगैरह नहीं आता है। मैं पहले ही कह देता हूँ 2011 का केस नहीं आता है। ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के लिया। ओके, ये क्वेश्चन लेने का रीजन ये है कि स्टूडेंट क्या करते हैं, मटेरियल से पढ़ते हैं, मुझे फोटो भेज देते हैं। अच्छा, खास बात मतलब क्या है कि फोटो भेज देते हैं और उसका कोई क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है कुछ भी नहीं। सबसे पहले तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ओके टेक्स्ट मत भेजो, आप ऑडियो मैसेज भेजो। ये आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऑडियो मैसेज भेजो, तो हमें समझ में आता है कि आप क्या आपको क्या चाहिए। तो बेटा ये केस स्टडी में ओके क्या है कि वो कह रहे हमारा ट्रांजैक्शन $430 में हुआ। मैं आपसे आंसर चाहूंगा ओके, और आप कोशिश करो लिखने का तरीका बाद में, लिखने का तरीका बाद में। तो $435 में ट्रांजैक्शन हुआ, ठीक है, पर जब गुड्स एक्चुअली इंडिया में लैंड हुआ तो आइडेंटिकल गुड्स, सिमिलर गुड्स की प्राइसेस सडनली बढ़ गई थी, पर हमारे गुड्स की प्राइस हमने 435 दिया, ओल्ड प्राइस ही दिया। तो वैल्यू क्या होगी, तो बताइए फटाफट वैल्यू क्या होगी। ओके हाँ, टाइप करो, बोलो क्या है। ओके, या आप मन में सोचो, मुझे समझ में आ जाएगा। तो बेटा यहाँ पे नो डाउट हमको आंसर तो मिल गया, और मैंने पढ़ाया भी ऐसा है कि $435 ही हमारी सीआई वैल्यू होगी। ओके, प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल। अब मैं ये आंसर पढ़ूंगा, मैं जानबूझ के आंसर पढ़ूंगा और बाद में हम आगे इस पर भी डिस्कशन करेंगे। आंसर लिखने का तरीका पहले तो एक लाइन में बता दिया, नो डिपार्टमेंट एक्शन करेक्ट नहीं है, क्योंकि रूल 4 में अगर वो वैल्यूएशन कर रहा है तो गलत है। ठीक है, रूल 4 में वैल्यूएशन कर रहा है तो गलत है। क्यों, तब एक ओके तब का क्वेश्चन मटेरियल में लिया हुआ है, और वो ये तब एक केस थी विशाखापट्टनम, कमिश्नर ऑफ कस्टम विशाखापट्टनम वर्सेस अग्रवाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ओके 2011 272। तो ये साइटेशन वगैरह ईयर वगैरह देने की जरूरत नहीं है, और कौन अपीलेंट था और कौन रिस्पोंडेंट था ये भी देने की जरूरत नहीं है। और अगर ऐसा केस स्टडी एग्जाम में आ गया तो मैंने तो क्वेश्चन में लिया ही है। ओके, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो एग्जाम में कि इट वाज ऑब्जर्व बाय कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के भी लफड़े में मत पढ़ो, सुप्रीम कोर्ट और ये इट वाज ऑब्जर्व बाय कोर्ट इन अग्रवाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और अग्रवाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड को अंडरलाइन करो।
ओके, फिर आपका एक सवाल आ गया आएगा कि सर अगर अग्रवाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है हमें नहीं याद आया तो, और हमने तो रेगुलर डिस्कशन में भी नहीं देखा, ओके बुक में आपने लिया भी नहीं है। देखो मैं क्वेश्चन डिस्कस करने वाला था इसलिए मैं ये यहाँ पे ले रहा हूँ आपके साथ। ओके, तो यहाँ कुछ चीज़ें मैंने ऐसे की है कि हमारे रेगुलर डिस्कशन में और कुछ चीज़ें क्वेश्चन में, ओके यानी इस तरह से मैंने कंप्लीट किया है। दूसरा ये बात है कि ये 2011 की केस याद रखने की और साइटेशन याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन अब ये आंसर आ चुका है तो हम डिस्कस कर लेते हैं, या इसको दूसरी तरह से लिखने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। ओके, तो एक स्टिकी नोट्स लेना, एक पेज लेना, तो मैं दूसरी तरह से लिखने का तरीका भी बता देता हूँ। जब आपको कोई केस स्टडी याद ना आए तो क्या करना चाहिए, तो देखिए पहले तो मैं क्या लिखा है वो देख लेता हूँ। ओके, क्या लिखा है मैं बता देता हूँ। ओके, द सुप्रीम कोर्ट इन इंस्टेंट केस ऑब्जर्व दैट सिंस द contract entered into for supply of crude sunflower seed oil $645 metric ton could not be performed, okay, on time. The extension of time for shipment was agreed upon by the contracting parties. Supreme Court pointed out that the commodity involved has volatile fluctuation in its price in the international market, but having delay in shipment, supply did not increase the price of commodity even after increase in the price of international market. कि भाई वैसे तो प्राइस फ्लक्चुएट हो रही है पर सप्लायर ने प्राइस बढ़ाया क्या, हम तो ओके ओरिजिनल प्राइस दे रही। There was no allegation regarding to supplier and importer being a collusion. कोल्यूजन मतलब ये भी एलिगेशन केस में नहीं है कि भाई कि कोई दोनों का कोल्यूजन है, मिली भगत, कोल्यूजन मतलब मिली भगत है और मिली भगत करके प्राइस को इन्होंने गड़बड़ की है। Thus the appeal was allowed in favor of assessee and contract price was accepted as a transaction value, contracted price as accepted as a transaction value. ओके, अब देखो ये कोर्ट के हिसाब से टेक्निकल हो गया। अब अगर आपको ये कुछ नहीं याद आ रहा है, अब वो कोर्ट केस में क्या हुआ था, 2011 की केस, 2005 की केस तो पॉसिबल ही नहीं है, और वैसे भी आपको ये याद आएगी भी नहीं। ठीक है, तो अब मैं आपको ये बता देता हूँ, आप बिना केस का रेफरेंस लिए भी आंसर लिख सकते हो। ठीक है, ये तो मटेरियल में दिया है, पर अगर मैं रहता, ओके, मैं मार्क्स कुछ भी नहीं छोड़ता, मैं मार्क्स पूरे लेता, अपने पॉइंट्स को क्लियर करता, बिना केस का नाम लिखे मैं अपने पॉइंट्स को कवर कर लेता। पहले मैं स्टार्ट करता, ओके स्टिकी नोट्स होगा तो यूज करना, इसको दूसरी तरह से कैसा लिखना चाहिए, तो मैं स्टार्ट करता सेक्शन 14 से। 14 से कहता ओके प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल, आई रिपीट, प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल फॉर गुड्स व्हेन सोल्ड फॉर एक्सपोर्ट टू इंडिया, तो वो इंपोर्टेड गुड्स की प्राइस लेता, तो मैं अंडरलाइन कर देता एक वर्ड पे, एक्चुअली पेड और पेबल। ओके, एक्चुअली पेड और पेबल पे फिर मैं ये पॉइंट लिखता, पॉइंट नंबर 1। ओके, पॉइंट नंबर 2 में ये लिखता, ओके कि यहाँ पे रूल 4 का रिकोर्स तभी हो सकता है इफ टीवी इफ एनी ऑफ द कंडीशन ऑफ 3(2) नॉट फुलफिल्ड, ये भी सही है, एनी ऑफ द कंडीशन ऑफ रूल 3(2), रूल तो लर्न करना, ये चैप्टर जो है इसमें ऑप्शन ही मत रखना, जो लर्न कर सकते हो वो लर्न कर लेना। ओके, तो कंडीशन ऑफ 3(2) इज नॉट फुलफिल्ड, और okay under rule 12 officer having doubt regard to okay truth or accuracy of the transaction, यानी okay रूल 3(2) और एंड रूल 12 का रेफरेंस लेता, और मेरी ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफिसर रिजेक्ट कर सकता है अगर 3(2) की कोई कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, या रूल 12 के हिसाब से मेरी वैल्यू ट्रू और फेयर नहीं है। ओके, ओके अंडर 3(2) और रूल 12। ठीक है, थर्ड, तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट लिखता कि इन गिवन केस ऑफिसर ने ऐसा कोई रीजन नहीं बताया कि जो रूल 12, वही कोर्ट ने कहा है, ओके कि भाई ऐसा कहाँ लिखा है कि भाई दोनों का कोल्यूजन है, मिली भगत है, 3(2) फुलफिल नहीं हुआ है, डाउट है, ऐसा कुछ भी नहीं, वही कोर्ट ने कहा है। ओके, तो एस गिवन केस में ओके नो रीजन, कोई रीजन हमें नहीं दिया है कि जिसकी वजह से टीवी रिजेक्ट हो जाए, इसलिए वैल्यू जो होगी ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी। ओके, और ट्रांजैक्शन वैल्यू गिवन केस में जो $435 है वही वैल्यू लिया जाएगा, दैट्स ऑल। तो ये आपकी मैच्योरिटी काम करती है कि भाई डरने का नहीं, ओके डरने का नहीं, कि अगर आपको ऐसा लगा कि मुझे नहीं याद आया अग्रवाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ओके ये कोड, तो क्या मैं आंसर नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो, और मैं आपको गारंटेड कहता हूँ कि जो भी एग्जामिनर सेक्शन 14 देखेगा ये कहेगा कि आपने लिखा है 3(2) और 12 के कोई रीजन नहीं है, ओके एक्सेट्रा, आपको मार्क्स पूरे देगा, मार्क्स कहीं कट नहीं जाएंगे। हाँ, अगर अब मैंने यहाँ पे अब एग्जाम्पल ले लो ऐसा कि मैंने क्वेश्चनर में लिया अग्रवाल इंडस्ट्रीज का केस, इट वाज ऑब्जर्व बाय कोर्ट इन अग्रवाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और एग्जैक्टली ये जो है एग्जाम में आपके आ गया, तो और आपको तो याद रह जाएगा ना कि अग्रवाल इंडस्ट्रीज सर ने कोट किया था, तो वो यूज कर लेना।
ओके अगर एग्जाम में एग्जैक्टली आ गया अब ओके तो ये आल्सो ऑब्जर्व बाय कोर्ट इन अग्रवाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ओके ये जो लिखो मत कौन हु इज अपीलेंट हु इज रिस्पोंडेंट केस नंबर, हाँ एज ऑब्जर्व बाय कोर्ट इन अग्रवाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बस इतना लिखो, दैट्स ऑल। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है। ओके पर ये कभी कभी एग्जाम में पूछे है, व्हेन कैन बी ट्रांजेक्शन वैल्यू बी एक्सेप्टेड अंडर रूल 3.2, डायरेक्ट रूल 3.2 पे पूछा है ऑफ द कस्टम वैल्यूएशन। 3.2 की कंडीशंस वो है कि भाई आपके सेल पे रिस्ट्रिक्शन नहीं होने चाहिए, हाँ रिस्ट्रिक्शन बाय लॉ हो गए तो अलाउड है, जियोग्राफिकल बाय लॉ हो गए तो अलाउड है, जियोग्राफिकल एरिया हो गए तो अलाउड है, ओके और रिस्ट्रिक्शन डज नॉट सब्सटेंशियली अफेक्ट द वैल्यू ऑफ गुड्स तो अलाउड है। आपकी सेल प्राइस कुछ कंडीशंस और कंसिडरेशंस पे नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में नो पार्ट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ सब्सिक्वेंट रीसेल एक्यूज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू द सेलर अनलेस एन एप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट इज मेड अंडर रूल 10। ये 10 करना गलती से 9 आया है, आप करेक्शन कर लेना और वहां पे भी 10 कर लेना बेटा। ओके ये 10 कर देना, ठीक है। अनलेस एन एडजस्टमेंट इज मेड अंडर रूल 10 एंड बायर एंड सेलर आर नॉट रिलेटेड, ठीक है। अगर रूल 10 के एडजस्टमेंट कर देते हो तो ठीक है। तो ऐसे अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आए तो मैं तो कहूँगा मार्क्स मत छोड़ना। और ये चैप्टर का तो जितना आप लर्न कर सकते हो कर लेने का, ओके जितना आप लर्न कर सकते हो कर लेने का ये चैप्टर में। चलो नेक्स्ट, रिलेटेड पार्टी। ये क्वेश्चन भी डिस्कस करने लायक कुछ नहीं है। रिलेटेड की डेफिनेशन पूरी वैसी की वैसी लिखी है कि एक्सप्लेन टर्म रिलेटेड पर्सन विथ रेफरेंस टू कस्टम वैल्यूएशन रूल। तो ओके कॉमन डायरेक्टर्स ऑफिसर्स लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय एनी थर्ड पर्सन होल्डिंग मोर देन 5% stake in both of them, one controls the another, both controlled by third person, together they controlling third person, member of same family और सोल एजेंट और सोल डिस्ट्रीब्यूटर रिलेटेड तभी माने जाएंगे अगर कोई वो अबव क्राइटेरिया फुलफिल करता है। चलो ठीक है। हाँ व्हेन कैन ट्रांजेक्शन वैल्यू, ये क्वेश्चन अच्छा है। व्हेन कैन ट्रांजेक्शन वैल्यू बी एक्सेप्टेड अंडर कस्टम्स एक्ट इवन इफ बायर एंड सेलर आर रिलेटेड। अगर आपको याद होगा तो रूल 3.3, यस रूल 3.3 अगर आप कोड कर दोगे, क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है कि ट्रांजैक्शन वैल्यू कब एक्सेप्ट होगी, इवन दो जब रिलेटेड है स्पेशली इन कस्टम्स। तो ऑन एग्जामिनेशन ऑफ सर्कमस्टेंसेस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स इंडिकेट दैट रिलेशनशिप डज नॉट इन्फ्लुएंस द प्राइस। इसको अंडरलाइन भी करना एग्जाम में। या इंपोर्टर डेमोन्स्ट्रेट दैट, इंपोर्टर ने डेमोन्स्ट्रेट किया कि उसकी वैल्यू ओके सिमिलर टू आइडेंटिकल गुड्स, सिमिलर गुड्स ओके अनरिलेटेड बायर और वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल सिमिलर में भी एसर्टेन फ्रॉम ट्रांजैक्शन वैल्यू, डिडक्टिव वैल्यू और कॉम्प्यूटेड वैल्यू। देखो कैसा है, अगर आप ये पैरा और हमारे नोट्स का पैरा देखोगे ना तो ये मैंने और सिंप्लीफाई करके दिया है। यानी चीजें कैसी सिंप्लीफाई होती है देखो, नोट्स में अगर आपको याद होगा तो इफ इंपोर्टर डेमोन्स्ट्रेट दैट हिज डिक्लेयर्ड वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू ओके ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल गुड्स सिमिलर गुड्स, डिडक्टिव वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल गुड्स सिमिलर गुड्स और कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल और गुड्स और सिमिलर गुड्स। इन्होंने एक लाइन में खत्म कर दिया। अगर आप प्रूव करके देते हो कि आपका आइडेंटिकल सिमिलर गुड्स कैन बी असर्टेन फ्रॉम ट्रांजैक्शन, डिडक्टिव और कंप्यूटेड वैल्यू और उसके जैसी वैल्यू, दैट्स ऑल ओके आपका असेसमेंट खत्म हो जाएगा। तो ये भी एक टेक्निक होती है कि चीज़ों को सिंप्लीफाइड मैनर में कैसे लिखना। कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको मगअप कर लो, वैसा का वैसा लिख लो, ना ना ना। ओके सिंप्लीफाइड इसमें कैसे लिखना ये मैंने आपको बताया, ठीक है। चलो चलिए नेक्स्ट, enumerate the various costs and services that to be added in rule 10, rule 10 adjustment of rule 10। तो ये तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ओके इन डिटरमाइनिंग द ट्रांजैक्शन वैल्यू ए आपको कमीशन ब्रोकरेज एक्सेप्ट बाइंग कमीशन,
कॉस्ट ऑफ कंटेनर, कॉस्ट ऑफ पैकिंग, 10(1)(b। अब देखो कितना फायदा होता है। देखो अगर आप ओके यहाँ पे ऐसा पढ़ो ना तो इमेजिन में नहीं होता है 10(1)(a), 10(1)(b कि ऐसे पैरा में। अब आप जिंदगी भर जब रूल 10 इमेजिन करोगे ना तो आप ऐसे ही इमेजिन करोगे 10(1)(a) कमीशन कंटेनर पैकिंग, 10(1)(b) अपोर्शन वैल्यू, 10(1)(c) रॉयल्टी एंड लाइसेंस फीस। माइंड मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि ऐसे चार्ट्स, टेबल, ये पढ़ाई के टूल्स है। ये अल्टीमेटली यही काम आना है। मैं फिर से कहता हूं, मोटिवेशन मोटिवेशन 2 घंटे का इम्पैक्ट होता है, ओके और आपके लाइफ का वेट होता है जो मोटिवेट कर रहा है, बस उसको लाइक चाहिए। लेकिन मैं आपको बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि डिसिप्लिन आप लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरा ये कि आप कितना उसको मैपिंग में लेते हो। ओके ऐसा पढ़ोगे तो बहुत बोर हो जाएगा। लेकिन इमेजिन करो हमने 10(1)(a), 10(1)(b), 10(1)(c), 10(1)(d एंड 10(1)(e) खत्म, वही लिखना है आपको। ओके तो दूसरा 10(1)(b) अपोर्शन वैल्यू ऑफ फॉलोइंग गुड्स और सर्विसेज सप्लाइड बाय द बायर फ्री ऑफ कॉस्ट और रिड्यूस कॉस्ट फॉर यूज इन कनेक्शन विद प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। क्या तो मटेरियल कंपोनेंट पार्ट्स और सिमिलर आइटम इनकॉर्पोरेटेड इन इंपोर्टेड गुड्स, टूल, मोल्ड, डाइज, material consumed in the production and engineering work, artwork, design work undertaken elsewhere than in India and necessary for production of imported goods। देखो चार्ट ज्यादा इजी है याद करने के लिए। ओके दूसरा यहाँ पे रॉयल्टी और लाइसेंस फीस। लेकिन देखो हमने वर्ड्स को तोड़ना भी कितना इंपॉर्टेंट है। ओके आपको नहीं पता, मेरे नोट्स में मैंने यानी ओके स्टूडेंट्स को कैसे याद रहना चाहिए। अगर मैं सीधे सीधे ऐसे पैरा देता ना तो आपको मुश्किल जाता वो, पर मैंने यहाँ पे कलर, पिक्चर्स, उसके बाद में वर्ड्स को कैसे ब्रेक करना, याद रहने के लिए चार्ट कैसे बनाना। तो देखो ऐसा पढ़ने की जगह आपको वैसा ज्यादा याद आएगा। रॉयल्टी और लाइसेंस रिलेटेड टू इंपोर्टेड गुड्स पेबल एज अ कंडीशन ऑफ सेल एंड नॉट इंक्लूडेड इन प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल। अब याद रहेगी आपको क्योंकि ये मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में वैल्यू ऑफ एनी पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ सब्सिक्वेंट सेल एक्रूज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू द सेलर एंड ऑल अदर पेमेंट। अब देखो ये लास्ट वाला कंडीशन, ये पैरा में पढ़ के देखो और मैंने कैसे पढ़ा। ऑल अदर पेमेंट एज अ कंडीशन ऑफ सेल पेबल बाय बायर टू सेलर एंड नॉट इंक्लूडेड इन प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल। तो आपको याद रह जाएगा। ओके तो ये था स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन यहाँ पे। यस चलो यहाँ पे नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू कस्टम्स एक्ट 1962। अच्छा क्वेश्चन है। गिविंग ब्रीफ रीजन। 1. सर्विस चार्जेस पेड टू canalizing agent are not included in assessable value of import. Such agent import the goods from foreign seller and enter into an agreement to sell such goods with the buyer in India in high sea। एक कंसेप्ट अब मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। कैनलाइजिंग एजेंट्स ये क्या होते हैं? कैनलाइजिंग एजेंट्स ओके ये कंसेप्ट को थोड़ा समझ लो। अगर कोई इंडिया का बायर है और सेलर इंडिया के बाहर का है, बायर अपना स्पेसिफिकेशन इसको देता है, ठीक है। बायर कहता है कि भाई मुझे ऐसा गुड्स लाके दो। ये गुड्स ये कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लेता है और पहले खुद के नाम पे बाय करता है। हाँ पहले खुद के नाम पे बाय कर लेता है क्योंकि सप्लायर की इंफॉर्मेशन इसको नहीं, वो बायर को डिस्क्लोज नहीं करता है। ये स्पेशल ऐसे एजेंट्स है कि कौन किससे हमने खरीदा, क्या खरीदा, हम वो डिक्लेयर नहीं करेंगे आपको वो डिक्लेयर नहीं करेंगे और पहले खुद बाय कर लेता है। और जब गुड्स हाई सीज पे होते हैं, ओके जब गुड्स हाई सीज पे होते हैं इसको कहते हैं हाई सी, ओके हाई सी, ठीक है। तब वो यहाँ पे ये गुड्स सेल कर देता है इंपोर्टर को, सब गुड्स इंपोर्टर को सेल कर लेता है, ओके और अपना जो भी कमीशन है वो मतलब सेल यानी ओरिजिनल प्राइस जो भी है डिक्लेयर कर देता है और अपना कमीशन ले लेता है। तो बायर इसका एडिशनल जो भी मार्जिन है कमीशन दे देता है, एडिशनल मार्जिन कमीशन दे देता है, ठीक है। और अब गुड्स इंडिया में आ रहा है, इसका बिल ऑफ एंट्री ये इंपोर्टर फाइल कर रहा है, बिल ऑफ एंट्री इंपोर्टर फाइल कर रहा है। तो
यहाँ पे इंपोर्टर का क्या कहना है, ये तो कैनलाइजिंग एजेंट इंडिया के है, पहली बात तो ये इंडिया के है, और हमने, ध्यान सुनना, और हमने बायर ने इसको अपॉइंट किया, इसलिए बाइंग कमीशन है। तो ये बाइंग कमीशन है क्योंकि बायर ने अपॉइंट किया है, इसलिए ओके ये इसको जो कमीशन पे किया वो ऐड नहीं होगा। तो ये बताइए ये बाइंग कमीशन है या ये ट्रांजैक्शन का कमीशन है, उन्होंने पहले खुद बाय किया फिर दिया, तो क्या ये जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन अब्रॉड है कि ये जो है ट्रांजैक्शन पे इन्होंने वैल्यू चार्ज किया है? तो ये बाइंग कमीशन नहीं है बेटा, कैनलाइजिंग एजेंट तो यही था। देखो, statement is not valid since the canalizing agent is not the agent of importer, nor does he represent the importer abroad। क्योंकि बाइंग एजेंट का बाइंग कमीशन किसको दिया जाता है? टू रिप्रेजेंटिंग द अब्रॉड। Purchasing in bulk by canalizing agency from foreign seller and subsequent sale by it to Indian importer on high sea sale। ओके कभी कभी क्या होता है कि जैसा ये जो कैनलाइजिंग एजेंसी है, मेरी भी डिमांड है, ओके फिर अदर इंपोर्टर भी सेम गुड्स चाहता है, ओके ये भी इंपोर्टर सेम गुड्स चाहता है, तो ये सब का बल्क में परचेस कर लेता है, ओके बल्क में ले लेता है, जो प्राइस निगोशिएट अच्छी हो जाती है और बाद में वो सेल करता है इंडिविजुअल। तीन ओके बल्क की परचेस होती है और फिर इंडिविजुअली सबको सेल करता है। तो ऐसे सिचुएशन में हाई सी सेल करता है, तो ऐसे सिचुएशन में ओके हेंस द कमीशन ऑफ सर्विस चार्जेस okay paid to canalizing agent are includable in assessable value as this cannot be termed as buying commission। इसे buying commission नहीं बोला जाएगा। और मैंने पढ़ाते वक्त भी आपको कहा था ओके कि ये ट्रांजैक्शन का कमीशन है, ये वैल्यू में ऐड होगा। ठीक है, ये पहला केस स्टडी। दूसरा, चार्जेस फॉर वेंडर इंस्पेक्शन ऑन सेकेंड हैंड गुड्स कैरिड आउट बाय फॉरेन सप्लायर on his own and not required for making goods ready shipment are not includable in assessable value of imported goods। ये तो हमने देखा भी था प्रॉब्लम सॉल्व करके, वेंडर इंस्पेक्शन किया, सप्लायर ने खुद किया ओके और वो कोई कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स नहीं थी, गुड्स को रेडी करने के लिए टर्म्स नहीं थी, इसलिए 10(1) में वो ऐड नहीं होगा। क्यों ऐड नहीं होगा 10(1) में वेंडर इंस्पेक्शन? क्योंकि 10(1) पहली बात तो वेंडर इंस्पेक्शन हम किस में ऐड करेंगे? वेंडर इंस्पेक्शन हम 10(1) में देखेंगे। ओके एनी अदर पेमेंट, और एनी अदर पेमेंट तभी ऐड होते हैं जब कंडीशन ऑफ सेल ऑफ इंपोर्टेड गुड्स हो, बाय बायर टू सेलर पेमेंट हो। ओके और ये जो है यहाँ पे एक केस थी बॉम्बे डाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, याद रहे तो ठीक, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। केस स्टडीज याद नहीं रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे पहले हैदराबाद इंडस्ट्रीज हो गई, बॉम्बे डाइंग हुई, नहीं याद रही तो लीव इट। ओके हम कंसेप्ट हमारे जो हमने प्रोविजंस पढ़ी उसके बेस पर भी लिख सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे वो वैल्यू में इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि वो कंडीशन ऑफ सेल नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Discuss with reference to decided case law as to how the value shall be determined under the section 14 of Customs Act 1962 in following cases। The goods are purchased on high sea। ठीक है, पहले तो मीनिंग ऑफ हाई सी ट्रांजेक्शन। हाई सी मतलब ट्रांजिट सेल हुआ, जब आपका गुड्स सी एरिया में था, इंडिया में आया भी नहीं था, तब ये वो कह रहे हैं कि हाई सी ट्रांजिट। अच्छा क्वेश्चन है, हाई सी सेल इसको कहते हैं, हाई सी सेल ट्रांजिट में गुड्स था। तो देखो परचेस ऑन हाई सी बेसिस मींस दैट इंपोर्टेड गुड्स आर एक्वायर्ड बाय buyer from original importer while they are high sea, the purchase take place before it reaches to India। ठीक है, वैल्यूएशन क्या होगा? चलो ये पढ़ने के पहले मैं आपके सामने केस स्टडी रखता हूँ। ठीक है, वही केस स्टडी जो मैंने अभी आपको बताया, ये टेरिटोरियल वाटर है और गुड्स हाई सी पे है। पहला इंपोर्टर आए, इसने XYZ कंपनी से गुड्स परचेस पहले किया ओके और समझ लो FOB इसने यहाँ पे ₹10,000 पे परचेस किया और गुड्स इंडियन टेरिटरी में नहीं आया था, हाई सी पे ही है, गुड्स हाई सी पे ही है, इंडियन टेरिटरी में नहीं आया, और ये इंपोर्टर ने गुड्स जो है वो सेल कर दिया, और वो सेल कर दिया गुड्स यहाँ पे अनादर बी को। ओके अनादर बी को, ओरिजिनल इंपोर्टर ने, इसको मैं नाम दूंगा ओरिजिनल इंपोर्टर ने गुड्स सेल कर दिया बी को। ठीक है, और जब गुड्स इंडिया में आया, ध्यान सुनना, जब गुड्स इंडिया में आया और गुड्स लैंड हुआ तो इसने बिल ऑफ एंट्री फाइल की क्योंकि इसके पास डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल थे। लॉ के हिसाब से इंपोर्टर ये हुआ, लॉ के हिसाब से इंपोर्टर ये हुआ और इसके पास डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल थे,
इसने बिल ऑफ एंट्री फाइल की, ठीक है। अब ये वैल्यू क्या बताएगा, ये वैल्यू क्या बताएगा, क्योंकि आई ने इसको आगे माल बेचा ₹15,000 में, 15,000 में आगे गुड्स बेचा गया, तो इसकी वैल्यू क्या ली जाएगी, एफओबी, ओके, एफओबी वैल्यू क्या ली जाएगी बी की, उसने जितने में खरीदा या ओरिजिनल प्राइस फॉर बीसीडी। सर ऐसा कुछ हमने देखा था ना, आगे सेल किया, वो हमने वेयरहाउसिंग सेल में देखा था फॉर कैलकुलेशन ऑफ एसडी 37। कंसेप्ट को मिक्स मत करना, ये हाई सी सेल है, वेयरहाउस सेल नहीं है, और वो भी हमने वेयरहाउस सेल देखा था ओनली फॉर एसडी 37, ओनली फॉर एसडी 37, ठीक है। तो अभी देखो यहां पे कंसेप्ट को समझो, तो प्राइस क्या होगी, तो यहां पे क्लियर एक सर्क्यूलर है कि अगर हाई सी सेल होती है, और हैदराबाद इंडस्ट्री का केस है, इसके पहले भी देखा था, आपको लिखना है तो केस है हैदराबाद इंडस्ट्री का, हाई सी सेल होता है, तो ऐसे सिचुएशन में लॉ कहता है यहां पे ओरिजिनल प्राइस 10,000 थी, अभी की प्राइस 15,000 है, तो जब गुड्स इंडियन टेरिटरी में आया, क्योंकि हमारा इंपोर्टेशन कब स्टार्ट होता है, आई रिपीट, हमारा इंपोर्टेशन कब स्टार्ट होता है, ओके, तो इंपोर्टेशन व्हेन गुड्स क्रॉसेस द टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया एंड कंप्लीटेड व्हेन इट बिकम पार्ट ऑफ मास ऑफ गुड्स ऑफ कंट्री, तो इन दौरान जो है हमारा इंपोर्ट करता है, तो ऐसे केस में एट द टाइम ऑफ इंपोर्टेशन प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल, okay, price actually paid or payable for goods when sold for export to India for delivery at the time of importation, ये देखो वर्ड अब कितना इंपॉर्टेंट हो गया सेक्शन 14 का, एट द टाइम ऑफ इंपोर्टेशन, तो इस टाइम पे उसकी प्राइस जो थी वो 10,000 नहीं थी, जब वो टेरिटोरियल वाटर में आया था तो उस वक्त बी ने 15,000 वैल्यू जो है यहां पे 15,000 वैल्यू जो है वो पे किया था, इसलिए ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये क्या कहते हैं, वैल्यूएशन इन केस ऑफ परचेज, ओके, गुड्स परचेस ऑन हाई सी बेसिस, ओके, ये अंडरलाइन करना, इन केस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स परचेस ऑन हाई सी सेल बेसिस, प्राइस एट विच गुड्स आर एक्वायर्ड बाय बायर फ्रॉम ओरिजिनल इंपोर्टर, ओके, यानी यहां पे बाय बायर फ्रॉम ओरिजिनल इंपोर्टर शैल बी द प्राइस फॉर डिलीवरिंग of such goods at the time and place of importation thereof, and such price would be taken for value of such goods। हाँ, मतलब क्या कि आपको ये डायग्राम निकालना है, फोटो निकालना है तो ये निकाल देना, यहाँ प्राइस जो होगी, यहाँ प्राइस 15,000 रुपए ली जाएगी, ओके, क्योंकि हाई सी सेल है, ओके, तो वो पहले ओरिजिनल हमें नहीं पता, जब गुड्स हमें इसके बाद क्या होता है, गुड्स क्लियर होने के बाद क्या होता है, उससे हमारा लेना देना नहीं, पहले क्या प्राइस है उससे लेना देना नहीं। इस दौरान इंपोर्टेशन टिल द गुड्स क्लियर्ड फॉर होम कंजम्पशन, वेरी इंपॉर्टेंट, इंपोर्टेशन टिल द गुड्स क्लियर्ड फॉर होम कंजम्पशन, इस दौरान ओके व्हाट इज द प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल, वो बड़ा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस दौरान उसके लिए 15,000 रुपए पे किए थे, इसलिए आपकी वैल्यू जो ली जाएगी वो 15,000 ली जाएगी, क्लियर, 15,000 ये वैल्यू लिया जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में वैल्यू जो है ओरिजिनल इंपोर्टर से बायर ने क्या परचेस किया वो वैल्यू कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट बेटा, थोड़ा मैं इसको और एक्सप्लेन कर देता हूं। ओके, अगर सर ऐसा हुआ तो ये भी आपका सवाल आ सकता है कि सर ये बताइए ऐसा हुआ तो कि अगर यहाँ पे गुड्स हाई सी पे ही है और बी ने, ओके, बी ने सी को सेल कर दिया, सी ने डी को सेल कर दिया, डी ने ई को सेल कर दिया, ओके, इसने 15,000, इसने 20,000, इसने 25,000, गुड्स हाई सी पे है, और इसने 30,000 रुपए, ओके, और ई क्लियर कर रहा है, ई क्लियर कर रहा है एक्चुअल गुड्स, तो फिर इसमें यह भी है कि जो लास्ट प्राइस होगी पेड और पेबल, क्यों, क्योंकि ये जितनी भी सेल हुई है ये हाई सी सेल हुई है, और ये लास्ट जो प्राइस होगी 30,000 वो लिया जाएगा। तो आगे देखो वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं ओके, यहाँ पे इन केस मोर देन वन हाई सी सेल हैपेंड, एक से ज्यादा हाई सी सेल हुआ, the last sale price, actual IC sale price, contract price paid by the last buyer would be taken as a value of such goods। तो वो लास्ट हाई सी सेल प्राइस आपकी लिया जाएगा। ओके, तो ये स्पेशल डिस्कशन था रिगार्डिंग टू हाई सी सेल। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। यहां पे सिमिलर गुड्स और आइडेंटिकल गुड्स डिफाइन करो।
तो ये इसमें पढ़ाने लायक कुछ नहीं है, मैंने पढ़ाया हुआ है. सिमिलर गुड्स मीन्स although similar goods means although not alike in all respect, not alike in all respect, but having same physical characteristic, component material enabled to perform the same function and commercially interchangeable. Similar goods produced in a same country, produced by same person, but does not includes that imported goods. देखो चार्ट में कितना मजा आता है जो हमने पढ़ा था रेगुलर, वो ज्यादा याद रहता है. But does not includes imported goods where engineering work, art work, plan or sketches undertaken in India and supplied by the buyer free of cost or reduced cost. Identical goods की definition सेम है, सिर्फ पहला क्लॉज छोड़ के. पहला वो है बस which are same in all respect including physical characteristic, quality, reputation, subject to minor difference in appearance which does not affect the value of goods, produced in a same country, produced by same manufacturer, but उसमें वो इंपोर्टेड गुड्स नहीं लिए जाएंगे जिसका इंजीनियरिंग वर्क इंडिया में हुआ हो एंड सप्लाइड बाय द बायर फ्री ऑफ कॉस्ट और रिड्यूस कॉस्ट. चलो इसमें पढ़ाने लायक कुछ भी नहीं था. नेक्स्ट देखो ये क्वेश्चन. एक्सप्लेन ओके वेयर आर द कॉस्ट एंड सर्विसेज एज गिवन इन रूल 10. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. as given in rule 10 of custom valuation to be added in the value of identical goods under rule 4. मतलब क्या? मतलब ये है कि आपको मेरा चार्ट याद होगा तो मैंने आपको दो इसमें बताया था, ट्रांजैक्शन वैल्यू एक्सेप्टेड, और ट्रांजैक्शन वैल्यू रिजेक्टेड. अगर रिजेक्ट एक्सेप्ट हो जाता है तो आपके इंपोर्टेड गुड्स की वैल्यू ट्रांजैक्शन वैल्यू हो जाएगी और रूल 10 की एडजस्टमेंट उसमें की जाएगी. अगर एक्सेप्ट हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है तो फिर वैल्यूएशन रूल 4, 5, 6, 7, 8, 9, ओके 9, 10 तो उधर चले गया, 9 तक चले जाएगा. उसके बाद में रूल 4 में मैंने आपको ये भी समझाया था कि रूल 4 में रूल 10 की एडजस्टमेंट नहीं होती है. ओके रूल 10 की एडजस्टमेंट अलग से नहीं होती है, पर अगर आप रूल 4 पढ़ते हो तो सब रूल 3 ये कहता है, रूल 4, 5 का सब रूल 3 ये कहता है. ओके क्या मैं आपको याद दिला दूं, मैं नोट्स में से याद दिला दो, डोंट वरी, हम नोट्स देख लेते हैं. नोट्स में से मैं ओके क्या कहता है मैं आपको बता देता हूं. रूल 5 क्या कहता है देखो. रूल 5, 4 और 5 ट्रांजैक्शन वैल्यू ये कहता है कि वैसे तो आइडेंटिकल गुड्स की वैल्यू ली जाएगी, पर अगर रूल 4, 5 याद होगा तो सिग्निफिकेंट डिफरेंस होगा 10-2 के कॉस्ट में, सिग्निफिकेंट डिफरेंस होगा बिकॉज ऑफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट या डिस्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो एडजस्टमेंट अलाउड है. ओके तो इस पर वो क्वेश्चन है, इस पर क्योंकि 10 रूल 10 की एडजस्टमेंट करना अलाउड है क्या? ये अलाउड तभी है रूल 4 के हिसाब से अगर सिग्निफिकेंट डिफरेंस है. इसलिए आप बाजू में बुक भी लेके बैठना कि हमने बुक में, क्योंकि पहली मैपिंग आपकी बुक की हुई है, अगर बुक से क्वेश्चनर लिंक हो जाए, क्वेश्चनर से चार्ट लिंक हो जाए, ओके तो एग्जाम के टाइम बस क्वेश्चनर और चार्ट, दैट्स इनफ, दैट्स इनफ, आपको बुक ओपन करने की जरूरत ही नहीं है. तो बेटा यही तो कंसेप्ट है वो. अगर आपको ओके ये बता दूं तो यही हमें पढ़ना है. ओके तो ये क्या कहता है देखो, सेक्शन रूल 4(1)(c ऑफ द कस्टम वैल्यूएशन. अब 4(1)(c इतना नहीं भी लिखा, एज पर रूल 4 भी लिखा तो दैट्स इनफ. वेयर इंपोर्टेड गुड्स एज पर रूल 4 वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल गुड्स एडजस्टेड टू टेक इनटू अकाउंट डिफरेंस एट्रीब्यूटेबल टू कमर्शियल लेवल और क्वांटिटी लेवल ऑफ बोथ. According to Rule 4(2), where cost and charges referred in Rule 10 are included in the value of identical goods, adjustment as a made a difference in cost or charges between the imported goods or identical goods. Okay, therefore if value of identical good does not include certain specific costs or charges relating to imported goods, then it should be included as per Rule 10. मतलब in simple word 10(2), okay, Rule 10(2) का adjustment, okay, उतना significant difference होगा तो वो इसमें आप कर सकते हो रूल 10(2) का. तो यहाँ पे मोर अप्रोप्रिएट रूल 10(2) चाहिए, 10(2). ओके 10(2) यहाँ पे 10 के जगह 10 से ज्यादा रूल 10(2) आपको वहां लिखना ज्यादा बेटर रहेगा. ओके वो कि 10(2) का एडजस्टमेंट आप कर सकते हो. ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. ये अच्छा केस स्टडी है. कावेरी एंटरप्राइजेस इंपोर्टेड सम गुड्स फ्रॉम इटली. अच्छा केस है.
On the basis of certain information obtained through computer printouts from custom house, department alleged that during the period of question, large number of consignment of some such goods were imported at much higher price than the price declared by Kaveri Enterprises. इटली से गुड्स आया था और कुछ प्रिंटआउट्स मिले कंप्यूटर की, उनके बेस पे डिपार्टमेंट को ऐसा लगा कि कावेरी एंटरप्राइजेस ने बहुत कम प्राइस बताई है जबकि सेम आइडेंटिकल गुड्स हाई प्राइस पे आ रहे हैं. Therefore, department valued such goods on the basis of transaction value of identical goods as per rule 4 of the custom valuation. डिपार्टमेंट ने यहाँ पे आइडेंटिकल रूल 4 में एक्शन ले लिया और वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल गुड्स पे उन्होंने यहाँ पे असेसमेंट किया and demanded the differential duty along with penalty and interest from the Kaveri Enterprises. Identical goods पे valuation किया और differential duty demand कर ली. However, department did not provide the printouts to Kaveri Enterprises. Kaveri Enterprises contended that department demand was without any basis in law, without any legally admissible evidences. Okay, अब क्या हुआ कि कावेरी एंटरप्राइजेस ने ये बताओ कि क्या ग्राउंड पे तुमने एक्शन लिया, और वो प्रिंटआउट्स डिपार्टमेंट ने उनको प्रोवाइड नहीं किया. ओके, तो कावेरी एंटरप्राइजेस ने कोर्ट में कंटेन किया कि ये बेसलेस एविडेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं और मुझे भी नहीं बता रहे ओके कि कौन सी कंप्यूटर प्रिंटआउट्स उन्हें मिला. तो अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है. रिजल्टेंटली they had no mean of knowing as to whether any import of comparable nature were made at relevant point of time. You are required to examine the contention of Kaveri Enterprises with the help of decided case law. चलो, डिसाइडेड केस लॉ या तो गिरा एंटरप्राइजेस की थी 2014 की जो हमारे मटेरियल में दिया है. अगर आपको डिसाइडेड केस लॉ याद नहीं भी होगी तो भी आप क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से लिख सकते हो. कैसे, मैं आपको याद दिला दूं. ओके, यहां पे देखो, मैं याद दिलाना चाहता हूं, हमारे बुक में आ जाओ और हमारे बुक में रूल 11 पे आ जाओ. रूल 11 पे आ जाओ. रूल 11 पे, ठीक है, और रूल 12 पे आ जाओ. ओके, देखो यहां पे लॉ क्या कहता है, 11 क्या कहता है, 11 सब रूल 2 क्या कहता है. Nothing contained in this rule shall constitute as restricting or calling into question in the right of proper officer of custom to satisfy himself about truth or accuracy of the statement, information and document. लेकिन अगर आप थर्ड पॉइंट देखते हो तो यहां पे ओके सॉरी ऊपर वाला पॉइंट देखते हो. अब आगे रूल 12 में आ जाओ. रूल 12 क्या कहता है कि अगर, हाँ एक्चुअली ये रूल 12 पे क्वेश्चन है. अगर डाउट है अबाउट ट्रूथ और एक्यूरेसी, तो ये ट्रूथ और एक्यूरेसी के जो भी डाउट लिया और टीवी रिजेक्ट कर रहा है तो उस डाउट के ग्राउंड्स उसने प्रोवाइड करने चाहिए. यानी रूल 12(2) पे ये सवाल है कि उस डाउट्स के ग्राउंड उसने सप्लाई करने चाहिए और रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए. बस इतना भी लिख दो तो मार्क्स आ जाएंगे आपको. ओके, यानी ऑफिसर डाउट होगा ट्रूथ और एक्यूरेसी पे तो वो टीवी रिजेक्ट कर सकता है, लेकिन उसको ग्राउंड देना है. ये केस में बेटा अगर आप देखते हो तो ये केस में यहाँ पे ओके उसने कावेरी एंटरप्राइजेस ने यहाँ पे एविडेंस मांगे थे और एविडेंस नहीं दिए गए, तो ये ग्राउंड्स ही प्रोवाइड नहीं किए गए कि क्यों टीवी रिजेक्ट हुई और क्यों डाउट लिया गया ट्रांजैक्शन वैल्यू पे. तो रूल 12 के हिसाब से ये ट्रांजैक्शन वैल्यू रिजेक्ट करना सही बात नहीं है. एज वेल एज अगर आपको गिरा एंटरप्राइजेस का केस आ गया तो ठीक है, ये तो ओके यहाँ पे और अच्छा हो जाएगा. तो देखो, सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व दैट रेवेन्यू डिड नॉट सप्लाई द कॉपी ऑफ कंप्यूटर प्रिंट आउट. वही कहा है कि ग्राउंड्स दिए नहीं है, which form the basis of conclusion that appellant undervalued the imported goods. Appellant obviously could not or did not have any opportunity to demonstrate the transaction. आपने opportunity of being heard भी नहीं दिया. Supreme Court held that mere existence of alleged computer printout was not a proof of existence of comparable import. Even if assumed that such printout did not exist and content thereof were true, and such printout must have been supplied to the appellant, and they should not given a reasonable opportunity. Okay, अगर आपने केस नहीं भी लिखा और केस याद भी नहीं आया गिरा एंटरप्राइजेस का, लेकिन अगर आपने रूल 12 ओके और सब रूल 2 वो भी पैरा कोड कर दिया और ये लिखा कि आपने अगर ग्राउंड्स नहीं दिए हैं
ओके, तो डाउट नहीं ले सकते और ये डिमांड एंटरटेनेबल नहीं होगी। तो आप दोनों के बेस पे लिख सकते हो, तो यहाँ जरूर लिखो कि आइदर केस या फिर ओके रूल 12, ओके रूल 12(2), ओके वो भी आप केस या रूल 12(2) के बेस पर भी आप आंसर लिख सकते हो। चलो ओके, तो ये हमने देखा कि रूल 12(2) के बेस पर भी आप आंसर कोट कर सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट तो आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन डिडक्टिव वैल्यू एंड कॉम्प्यूटेड वैल्यू। ओके, ये यानी देखो, अगर आप मेरे क्वेश्चन का अरेंजमेंट देखते हो तो मैंने सेक्शन 14, रूल 3, 3(2) की कंडीशंस, फिर केस स्टडीज ले ली कि 4 कब यूज होता है, 4, 5 आइडेंटिकल सिमिलर गुड्स, उनकी कंडीशंस पे एक सवाल भी ले लिया, फिर डिडक्टिव वैल्यू कॉम्प्यूटेड वैल्यू का डिफरेंस ले लिया। तो ऐसे केस में वो आपका वैसे ही कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे, डिडक्टिव वैल्यू, ओके, आइडेंटिकल गुड्स सिमिलर गुड्स सोल्ड इन इंडिया, आपको चार्ट याद होगा तो, इन अ कंडीशन एज इंपोर्टेड एट अबाउट द सेम टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, देन आपकी यूनिट प्राइस ली जाएगी ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, आइडेंटिकल गुड्स या सिमिलर गुड्स। ओके, जो यूनिट प्राइस एग्रीगेट क्वांटिटी ओके टू अनरिलेटेड बायर वो लिया जाएगा, और वो यूनिट प्राइस से कमीशन, यूजुअल प्रॉफिट, जनरल एक्सपेंसेस का डिडक्शन होगा, इंडिया में लगने वाला कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस का डिडक्शन होगा, और कस्टम ड्यूटीज और टैक्सेस का भी डिडक्शन मिलेगा। कंप्यूटेड वैल्यू मतलब 3 का एडिशन, मतलब क्या, ओके अब देखो, अब यहाँ पे ना आपको मेरे पिक्चर्स आपको हेल्प करेंगे। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, पर 2014 में सबसे पहले इतने कलर्ड नोट्स, कलर पिक्चर के साथ, यानी आप आज जो देख रहे हो ना, आज तो आप कॉमन देख रहे हो, पर मैं बेट लगाता हूं कि हाँ कलर नोट्स पहले भी थी, पर इतने कलर नोट्स कलर पिक्चर के साथ, क्योंकि हर ग्राफिक्स हमने खुद डिजाइन किया है, ये पहली बार मैंने लॉन्च किया था 2014 में। आज आप अगर कहीं पे कोर्स लगाते हो, मेरा नाम सुनते हो, तो वो तब की मेहनत आज भी आपको मिल रही है। ओके, 2000 पहली बार बुक लॉन्च किया था, ओके पूरे पिक्टोरल प्रेजेंटेशन के साथ। ओके, तो आपको इससे ज्यादा वो पिक्चर से याद आएगी, वहां की रॉ मटेरियल कॉस्ट, वहां की प्रोसेसिंग कॉस्ट, जनरल एक्सपेंसेस, जनरल प्रॉफिट जो लाइक गुड्स में लिया जा रहा है, और कॉस्ट ऑफ वैल्यू ऑन अदर एक्सपेंसेस। तो बेटा यहाँ पे विशाल भट्टड़, ओके मैं अपनी फिर से कह रहा हूँ, तारीफ करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ओके ना अपना ऐड करना मुझे अच्छा लगता है, लेकिन आज आप भी सीनियर से जब पूछते हो, तो बेटा ये वो एफर्ट्स जो मैंने किए हैं, ओके वो आज आपको यहाँ यूज होते हैं जब आप पिक्चर्स देखते हो, ओके जब आप चार्ट देखते हो, जब आप टेबल देखते हो, तो आपके माइंड मैपिंग के लिए यूज किए जाते हैं। ओके, तो वो आपको काम भी आते हैं। सो यस, तो ऐसे सिचुएशन में कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, मटेरियल, फैब्रिकेशन, जनरल एक्सपेंसेस और प्रॉफिट जो लाइक गुड्स में आता है, और 10(2) के एक्सपेंसेस वो आपके कंप्यूटेड वैल्यू में लिया जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। यस, एक क्वेश्चन है, एक बार ये क्वेश्चन आरटीपी में एग्जाम में पूछा गया था कुछ 10-12 साल पहले, ओके यानी 2006 में, 14 साल पहले। व्हाट इज रेसिडुअल मेथड ऑफ वैल्यूएशन, मैंने इसको भी नहीं छोड़ा क्वेश्चन है में, रेसिडुअल मेथड रूल 9 डिस्कस विद रेफरेंस टू कस्टम वैल्यूएशन। रेसिडुअल मेथड मतलब आपको रिजनेबल बेसिस पे वैल्यूएशन करना है। रीजनेबल मीन्स कंसिस्टेंस विद द प्रिंसिपल्स एंड जनरल प्रोविजंस ऑफ द रूल्स। हाँ, लेकिन कुछ बेसिस आपको नहीं लेना है, कौन सा, इंडियन प्रोड्यूस गुड्स की प्राइस नहीं लेना है, कोई भी 2 अल्टरनेटिव की हाईएस्ट प्राइस नहीं लेना है, वहां की डोमेस्टिक प्राइस नहीं लेना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अदर देन आइडेंटिकल गुड्स और सिमिलर गुड्स का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं लेना है। ओके, प्राइस ऑफ गुड्स इन एक्सपोर्ट टू कंट्री अदर देन इंडिया, थर्ड कंट्री की प्राइस नहीं लेना है, मिनिमम कस्टम वैल्यू या आर्बिट्री या फिक्सिस वैल्यू भी आपको नहीं लेना है। ये बेसिस पे कभी ओके बेस जजमेंट नहीं होगा। बेस जजमेंट ऊपर के ही रूल्स में जो प्रिंसिपल यूज किए उसके बेस पे होगा। मैंने सेकेंड हैंड मशीनरी का एग्जांपल लिया था, मैंने सेकेंड हैंड मशीनरी का एग्जांपल लिया था कि हमने न्यू मशीन का प्राइस लिया, वही न्यू मशीन का प्राइस लेके ओके उसमें एक रीजनेबल एडजस्टमेंट किया जो डेप्रिसिएशन दिया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बेटा। ये क्वेश्चन रूल 12 के बेस पे, रूल 12 को भी मैंने नहीं छोड़ा, देखो
With reference to the provision of custom valuation, determination of value of imported goods, explain briefly the chief reason on the basis of which proper officer can raise the doubt. अच्छा चलो उस पर भी क्वेश्चन है, कौन कौन से रीजन पे वो डाउट रेज कर सकता है. अगर आपको रूल 12 याद होगा तो देखो आपको कुछ छोड़ने का ऑप्शन ही नहीं दिया मैंने. ओके, नोट्स अगर आपको याद है, और नोट्स में रूल 12 रिजेक्शन और डिक्लेयर्ड वैल्यू, तो ये ट्रूथ और एक्यूरेसी, तो क्या क्या बेस लिए जाते हैं. तो देखो मैंने यहाँ आपको पढ़ाया है. ओके, क्या क्या बेस लिए जाते हैं ये पढ़ाया मैंने, और इस पर एक सवाल हमारे मटेरियल में है. ओके, तो क्या क्या बेस लिए जाते हैं बेटा, तो वापस आ जाते हैं. ओके देखो, यानी यहाँ पे भी मैंने ऑप्शन नहीं दिया आपको. ओके देखो यहाँ पे सिग्निफिकेंट हायर वैल्यू पे गुड्स आ रहे हैं, ये डाउट रीजन का ये जो है रीजन बन सकता है फॉर डाउट. एबनॉर्मल डिस्काउंट पे गुड्स आ सकता है, आया है, तो ये रीजन बन सकता है डाउट. रिजेक्ट ही होगी टीवी, ऐसा नहीं, पर रीजन बन सकता है. ओके, एक्सक्लूसिव एजेंट को स्पेशल डिस्काउंट दिया, मिस डिक्लेरेशन अबाउट डिस्क्रिप्शन क्वांटिटी एंड एक्सेट्रा, नॉन डिक्लेरेशन ऑफ ब्रांड ग्रेड स्पेसिफिकेशन, या फ्रॉडुलेंट और मैनिपुलेटेड डॉक्यूमेंट्स हो गए, तो ये डाउट बन सकते हैं रूल 12 में अबाउट ट्रूथ और एक्यूरेसी पे सवाल उठाने के लिए. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. whether assessable value of warehouse goods which are sold before being cleared for home consumption would be taken as a price at which original importer has sold the goods. ठीक है, चलो ये क्या कहता है देखो. whether the assessable value of warehouse goods which are sold before goods are cleared for home consumption should be taken as a price as original importer has sold the goods. अब देखो हाई सी सेल, दोनों में डिफरेंस समझ लो, और अगर आपको ये लिखना है तो जरूर लिख देना. हाई सी सेल और वेयर हाउस सेल, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है. अगर मेरे साथ ड्रॉ करना है, लिखना है तो जरूर लिखना. ओके, हाई सी सेल मतलब क्या कि गुड्स जो है हाई सी पे था और XYZ लिमिटेड से गुड्स यहां पे पहले तो ओरिजिनल इंपोर्टर आई ने परचेस किया, समझ लो ₹10,000 प्राइस थी. ठीक है, और आई ने बी को सेल किया, ₹15,000 प्राइस थी, और बी बिल ऑफ एंट्री फाइल कर रहा है, तो उसकी वैल्यू मैंने इसके पहले पढ़ाया, उसकी वैल्यू 15,000 ली जाएगी, 15,000 ली जाएगी. ओके, और इसके बेस पे बीसीडी निकाला जाएगा, और इसके बेस पे ही एसीडी 37 निकाला जाएगा. हाँ, इसके बेस पे दोनों निकाले जाएंगे, इस वैल्यू के बेस पे बीसीडी और एसीडी 37. ठीक है, बीसीडी भी 15,000, 15,000 पे बीसीडी निकलेगी, एसडब्ल्यूएस निकलेगा, वो ऐड होके एसीडी 37 लग जाएगा उसके ऊपर. ठीक है, लेकिन वेयरहाउस सेल के केस में सर्कुलर है, और वो क्या कहता है, अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, इस पे अगर क्वेश्चन आया तो बहुत कम स्टूडेंट लिख पाएंगे, लेकिन आपने अगर इसका आंसर सही दे दिया तो क्या बात है, क्या बात है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे. ठीक है, वेयरहाउस सेल के केस में क्या है, तो वेयरहाउस सेल के केस में देखिए, समझ लो गुड्स इंडिया में आ रहा है. ओके, XYZ लिमिटेड, ओके, इससे गुड्स परचेस किया पहले इंपोर्टर ने, और उसने जो इंपोर्टर ने परचेस किया बेटा, तो यहां पे अगर आपको याद होगा तो उसकी FOB प्लस कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्लस इंश्योरेंस प्लस ऑल ड्यूटीज, ऑल ड्यूटीज, ये जो है रूल सेक्शन 38 ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट, याद करना, सेक्शन 38 ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट हमने पढ़ा था. तो ये जो FOB है, पहली FOB, यानी पहले इंपोर्टर की FOB. ओके, और गुड्स इंडिया में आया, गुड्स इंडिया में आया. ओके, तो सेक्शन 38 के हिसाब से जो वैल्यू आएगी, ऑल ड्यूटीज एंड टैक्सेस. ओके, तो ये इंडिया में आया, बाद में ये वेयरहाउस हुआ, हमने ये ड्रॉ किया हुआ है, वेयरहाउस हुआ, गुड्स वेयरहाउस में, और फिर इसने इंपोर्टर ने गुड्स जो है बी को सेल किया,
और उसकी ट्रांजैक्शन वैल्यू, ओके, उसकी ट्रांजैक्शन वैल्यू अंडर 38A, ओके, समझ लो ये सब कुछ ऐड करके, बेसिक एफओबी, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस एंड ऑल ड्यूटीज ऐड करके ये समझ लो 12,000 रुपए है, ये समझ लो 12,000, और आगे की ट्रांजैक्शन वैल्यू रुपीज 15,000 है, ओके, आगे की ट्रांजैक्शन वैल्यू रुपीज 15,000 है। तो मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, ध्यान सुनना। तो एफओबी मेरी 10,000 रुपए थी, ओके, ये लिख लेना, एफओबी मेरी 10,000 रुपए थी और बाकी सब चार्जेस होके 12,000 है और ये 15,000, और ये वेयरहाउस सेल हुआ, ओके, ध्यान से सुनिए, ये वेयरहाउस सेल हुआ, वेयरहाउस सेल हुआ। तो यहां मैंने क्या पढ़ाया था आपको, जब आप बीसीडी निकालोगे, याद करो, नहीं तो आज जाके देख लेना, जब आप बीसीडी निकालोगे बेसिक कस्टम ड्यूटी, तो आप ओरिजिनल एफओबी पे निकालोगे, ओरिजिनल एफओबी 10,000 प्लस ट्रांसपोर्टेशन प्लस इंश्योरेंस। तो फॉर बीसीडी, ओके, ओरिजिनल एफओबी रहेगी आपकी, ओरिजिनल एफओबी ऑफ आई, यानी इवन दो ये एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री ये फाइल कर रहा है, एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री बी फाइल कर रहा है, लेकिन ओरिजिनल एफओबी इक्वल्स टू 10,000 रुपए, ओके, प्लस उसमें ट्रांसपोर्टेशन प्लस इंश्योरेंस प्लस ऑल ड्यूटीज, यानी 38 के हिसाब से आपको वैल्यूएशन करना पड़ेगा। वो बीसीडी निकालना, तो बीसीडी आपकी ओरिजिनल एफओबी 10,000 में निकलेगी, आपको याद होगा तो मैंने करवाया आपको, बीसीडी ओरिजिनल एफओबी पे निकलेगी। यानी हाईसी सेल और वेयरहाउस सेल में क्या डिफरेंस है, यहां हाईसी सेल में जब गुड्स इंडिया में एंटर हो गया, ध्यान सुनना, हाईसी सेल में जब गुड्स इंडिया में एंटर हो गया बेटा, तो इंडिया में एंटर होने के बाद, मेरी बात ध्यान सुनना, इंडिया में एंटर होने के बाद, ओके, उसकी प्राइस 15,000 थी, लेकिन यहां पे ये जो सेल हुआ ये, ओके, इंडिया में आने के बाद, वेयरहाउस में आने के बाद सेल हुआ। तो यहां गवर्नमेंट का क्या मानना है, ओके, गवर्नमेंट के लिए ये टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस टाइम में आपकी प्राइस एफओबी 10,000 ही थी, प्लस ट्रांसपोर्टेशन प्लस इंश्योरेंस प्लस ऑल ड्यूटीज जो भी होगा, टोटल हमने 12,000 रुपए लिया, ओके, 10,000 थी, तो बीसीडी के लिए 10,000 ही रहेगा, और इसलिए बीसीडी 10,000 प्लस उसमें मैं प्लस कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंश्योरेंस, ओके, ये ऐड कर दूं, ओके, तो ये ऐड कर दूं, यानी बीसीडी 10,000 पे निकलेगी, बीसीडी ऑन। चलो एक काम कर लेता हूँ, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे ऐसा लिख लेता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसलिए। और ये अभी का 12,000 नहीं लेते, अब एक्चुअली लेते हैं, क्या निकलेगा वो ले लेते हैं एक्चुअल। तो यहाँ पे समझ लो मेरी एफओबी, तो मैं पहले बीसीडी निकाल रहा हूँ, तो मेरी एफओबी जो है यहाँ ले लेता हूँ, एफओबी मेरी 10,000 रुपये है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अज्यूम करो यहाँ पे मेरा 800 रुपये है, ओके, और इंश्योरेंस यहाँ पे मेरा 200 रुपये है, तो मेरा सीआईएफ निकल गया, यानी असेसेबल वैल्यू, 10(1) की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 10(1) की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये बन गया 11,000 रुपये। अज्यूम करो मेरा बीसीडी, तो बीसीडी एट द रेट 10%, तो बीसीडी जो निकाला जाएगा वो ओरिजिनल वैल्यू से निकाला जाएगा एट द रेट 10%, यानी यहाँ पे 1,100 रुपये मेरा बीसीडी रहेगा, एसडब्ल्यूएस मेरा 110 रुपये रहेगा, यानी मेरा ये जो है एडजस्टेड एफओबी, सॉरी, ये मेरी वैल्यू जो आ गई, तो यहाँ पे वैल्यू जो है 11,000, ओके, ये वैल्यू जो आ गई, तो यहाँ पे वैल्यू कितना बेटा, तो 11,000 प्लस 1,100 प्लस 110, यानी 12,210, 12,210 जो है ये आपकी वैल्यू होगी, ठीक है यहाँ पे। तो इसको हम, ओके, इसको अगर सब ड्यूटीज के बात कहें तो इसको हम रूल 38 का वैल्यू कहते हैं, एसीडी 38 का वैल्यू कहते हैं, सेक्शन 38, अगर आपको याद होगा तो सेक्शन 38, ठीक है। लेकिन बेटा बीसीडी के एसीडी 37 कैसे निकाला जाएगा, एसीडी 37 निकाला जाएगा, ओके, 38 का वैल्यू, वैल्यू अंडर 38 मतलब कितना आया 12,210, और ट्रांजैक्शन वैल्यू 15,000, विच एवर इज हायर, ओके, एज पर 38A, अगर आपको विच एवर इज हायर मतलब विच एवर इज हायर, तो आपका एसीडी 37 वैल्यू फॉर एसीडी 37
तो वैल्यू फॉर S337 विच एवर इज वैल्यू, मतलब क्या हो जाएगा, तो वो ₹15,000 हो जाएगा और वो 15,000 पे S337 निकाला जाएगा। मतलब क्या, मतलब अगर वेयरहाउस सेल होता है तो बीसीडी तो ओरिजिनल एफओबी पे ही होगी। ओके, बीसीडी ओरिजिनल एफओबी पे होगी, मतलब 12,210 रुपए ये जो है ओरिजिनल एफओबी पे ही रहेगी। S337 विच एवर इज हायर लिया जाएगा। ओके, ये पॉइंट समझा क्या, ये 2 पॉइंट समझे क्या? ओके, मुझे बताइए। ठीक है, हाई सी सेल और वेयर हाउस सेल, आपको फोटो निकालना है तो आप फोटो निकाल सकते हो। ठीक है, चलो डन। तो देखो, अगर वेयरहाउस सेल होता है तो एज पर सेक्शन 14 ऑफ कस्टम्स एक्ट प्रोवाइड दैट वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स शैल बी द ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ गुड्स व्हिच इज प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल फॉर गुड्स व्हेन सोल्ड फॉर एक्सपोर्ट टू इंडिया फॉर डिलीवरी एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन। देखो वर्ड कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, एट द टाइम ऑफ इंपोर्टेशन कब, जब लैंड हुआ इंडिया में, एंड एट द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन, प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन क्या था, मुंबई पोर्ट, उस वक्त क्या प्राइस क्या है, तो उस वक्त का प्राइस वेयरहाउस के केस में ओरिजिनल प्राइस देता। एंड द सेल ऑफ गुड्स आफ्टर वेयरहाउसिंग देम इन इंडिया कैन नॉट बी कंसीडर एज अ सेल फॉर एक्सपोर्ट टू इंडिया। It cannot be stated that export of goods is not complete even after imported goods were cleared for warehousing in the country of import. Hence, the price at which imported goods are sold after warehousing them in India does not qualify transaction value as per section 14. Thus, it has been clarified by circular. Thus, the above only applicable for BCD, BCD and social welfare surcharge, IGST levied as per 38A. आप एक ओके यहाँ एक लाइन ऐड कर देना, thus price of original importer shall be treated as नहीं, shall be considered, ऐसा लिखना, क्या हो गया यार, सॉरी, कहाँ चले गया, price of original importer shall be considered for assessable value, shall be considered for assessable value, पर ये सिर्फ बीसीडी के लिए होगा। ठीक है, ये हमने देखा यहाँ पे। डन। एक छोटा सा डिस्कशन मैंने आपके क्वेश्चनर में लिया है और वो ये लिया हुआ है यहाँ पे कि जो मैं रेगुलर क्लास में पढ़ाता हूँ, एक्स फैक्ट्री, एफएस और एफओबी अगर दिया है और 10 to a कॉस्ट कैन बी सेपरेटेड, मतलब क्या 10 to a मतलब वहां का ट्रांसपोर्टेशन, वहां का इंश्योरेंस, ठीक है, वो सेपरेट कर सकते हैं। ओके, और हमें आपने चार्ट बनाया होगा तो समझेगा, अगर ये एसर्टेनेबल है एक्चुअल बेसिस तो सिंपल है, सब सिंपल ऐड करना है। लेकिन जब 20% वाला क्राइटेरिया आ जाता है तब ट्रिकी हो जाता है, तब आपको अप्रोच 1 फॉलो करना पड़ता है। दूसरा एफओबी, और एफओबी से आप पीछे नहीं जा सकते, कॉस्ट कैनॉट बी असर्टेन 10 to a और पीछे नहीं जा सकते, तो फिर यूज अप्रोच 2, फिर सीधा अप्रोच 2 यूज करो। आपने चार्ट बनाया होगा तो आपको समझ में आया होगा, यूज अप्रोच 2।
और सीआईएफ में तो सीधा सीधा है कि आपको अप्रोच 2 से जाना है, पीछे तो आप जा नहीं सकते एक्स फैक्ट्री तक। ओके, ये मैंने बताया था आपको। तो चलिए आप आ जाओ बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 0.420, चैप्टर 4 क्वेश्चन नंबर 20। ये प्रॉब्लम, अब देखो ध्यान से देखना, अगर हम एक्स फैक्ट्री प्राइस निकाल सकते हैं तो अप्रोच 1, नहीं निकाल सकते तो अप्रोच 2। ठीक है, इंपोर्टर ऑफ कोचिन इंपोर्ट, ये मैंने ओके रेगुलर क्लास में भी लिया था, आरटीपी नवंबर 20 में आया है। ओके, importer of Cochin import goods from import US, vessel carrying the goods reaches to Mumbai port first and then goods are transshipped to Cochin port. Determine assessable value of imported goods। देखते हैं कॉस्ट ऑफ मशीन एट फैक्ट्री, अच्छा एक्स फैक्ट्री प्राइस दिया है, वहां का ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस दिया हुआ है, हैंडलिंग चार्जेस दिया हुआ है, बाइंग कमीशन ऐड नहीं होगा, फ्रेट चार्जेस फॉर एक्सपोर्टिंग कंट्री टू इंडिया ऐड होगा, फ्रेट चार्जेस, ठीक है, एक्चुअल इंश्योरेंस चार्जेस नॉट एसर्टेनेबल तो ये ऐड होगा 1.125% ऑफ एडजस्टेड एफओबी, एडजस्टेड एफओबी ऐड होगा, डिजाइन एंड इंजीनियरिंग चार्जेस 10(1) में ऐड करना पड़ेगा, अनलोडिंग एंड हैंडलिंग चार्जेस एट द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन ये ऐड नहीं होगा, यहाँ का चार्जेस ऐड नहीं होगा, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ये भी पोस्ट इंपोर्टेशन एक्सपेंसेस ऐड नहीं होगा। ओके $60। तो बेटा कुछ नहीं यहाँ पे, अब ये प्रॉब्लम की खास बात समझ लो, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो फिर से, तो मुझे एक्स फैक्ट्री दिया है और सब कुछ एसर्टेनेबल है और 10 ओके, और दूसरी क्या बात है कि ये जो आया है ओके ये सी रूट से आया है, ओके शिप से आया है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, शिप से आया है। और मेरा मेन सवाल क्या है, मेरा इवन एक्स फैक्ट्री दिया है, ओके तो ज्यादा ट्रिकी नहीं रहेगा, एक्स फैक्ट्री दिया है ठीक है। ओके दूसरा यहाँ पे एक्स फैक्ट्री देने के बाद ओके अगर अगर 10(2)(a), अब मेरा फोकस 10(2)(a) पे है, 10(2)(a) अगर 20% के क्राइटेरिया में आ गया, अब 10(2)(a) 20% मतलब नॉट एसर्टेनेबल हो, ओके या फिर एयर होगा तो विच एक्चुअल और 20% ऑफ एडजस्टेड एफ विच इज लोअर होगा तो मुझे प्रॉब्लम है। पर हमारे प्रॉब्लम में 10(2)(a) शिप है, हमारे प्रॉब्लम में ध्यान सुनना 10(2)(a) शिप है और वो एसर्टेनेबल दिया हुआ है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ओके अब मेरे लिए कोई इसमें ट्रिकी नहीं है, मैं सीधा सीधा सब चीजें ऐड करूंगा। ओके ट्रिकी कब हो जाता है, जब एक्स फैक्ट्री दी हुई है, एक्स फैक्ट्री हम निकाल पा रहे हैं और 10(2)(a) का एडजस्टमेंट आइदर नॉट असर्टेनेबल 20% ऑफ एडजस्टेड एफओबी है या फिर बाय एयर है और उसमें हमको विच एवर इज लोअर निकालना है 20%। तो जहां 20% का ओके काटा अटका, 20% का काटा अटका और एक्स फैक्ट्री है, तब अप्रोच 1 आपको याद रखना है, एक्स फैक्ट्री में डायरेक्ट 10(1) की एडजस्टमेंट और 10(2)(a) कॉस्ट, बाकी एडजस्टेड एफओबी वर्किंग नोट में एडजस्टेड, तो मेरा काटा अटका ही नहीं, मेरा काटा यहाँ पे अटका वो ओके किसके लिए अटका, तो इंश्योरेंस के लिए अटका, इंश्योरेंस के लिए दिक्कत ही नहीं है, वो तो एडजस्टेड एफओबी का 1.125% हुआ है, मेरा काटा तब अटकेगा जब 10(2)(a) कॉस्ट 20% के क्राइटेरिया पे आएगी। तो यहाँ तो बड़ा सिंपल है बेटा, क्या एफएस निकाल लो, ओके उसमें ट्रांसपोर्टेशन हैंडलिंग ऐड कर दो, एफओबी निकाल लो, रूल 10 की एडजस्टमेंट कर लो, एडजस्टेड एफओबी निकाल लो, बाइंग कमीशन ऐड नहीं होगा। ओके और यहाँ पे 10(2)(a) कॉस्ट मेरी असर्टेनेबल है, ओके मेरा काटा अटका ही नहीं, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्चुअल बेसिस पे ऐड कर दिया, इंश्योरेंस 1.125% ऑफ एडजस्टेड एफओबी ऐड कर दिया, ओके और पोस्ट इंपोर्टेशन ऐड नहीं हो गए, सीआईएफ वैल्यू मेरी असेसेबल वैल्यू निकल गई, दैट्स ऑल, और अकॉर्डिंगली मैंने सब नोट्स लिख लिया, हो गया। ओके नोट्स कैसे लिखना चाहिए, इस पे आपका प्रैक्टिस चाहिए बेटा, क्यों मैंने रेगुलर क्लास में आपको पढ़ाया था, इस पे आपका प्रैक्टिस चाहिए। ओके तो ये था ये प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, नहीं सॉरी, नेक्स्ट वापस वो आ गया क्या, नहीं 21 ना, नेक्स्ट 21 देखेंगे हम, 21 देखेंगे, ठीक है। देखो एबीसी इंडस्ट्री लिमिटेड ऑफ मुंबई इंपोर्टेड 1 मशीन थ्रू वेसल फ्रॉम जापान, ठीक है, इन द मंथ ऑफ सितंबर, पहले ये देखना काटा अटका क्या, ओके और एक्स फैक्ट्री है कैसा डेटा कैसे दिया वो इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट
टू एक्सपोर्टेशन, अप टू पोर्ट ऑफ एक्सपोर्टेशन इनकर्ड बाय एक्सपोर्टर, यानी अप टू पोर्ट ऑफ एक्सपोर्टेशन, यानी एफएस प्राइस दिया है, एफएस दिया है 6 लाख, वहां के लोडिंग चार्जेस दिए 25,000, फ्रेट चार्जेस फ्रॉम पोर्ट टू पोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट टू पोर्ट इन इंडिया, पोर्ट है मतलब शिप है, शिप है, और वहां से इंडिया के फ्रेट चार्जेस दे दिए, मेरा काटा अटका ही नहीं। ओके, अब एक तो शिप है, शिप है और एक्चुअल एसेटेबल है, तो फिर तो अगेन सिंपल प्रॉब्लम हो गया। ओके, एफएस दिया है, लोडिंग ऐड करो, एफओबी आ जाएगा, वहां से फ्रेट ऐड कर दो, मेरा ये डिस्कशन याद रखना, वहां से फ्रेट ऐड कर दो इंडिया तक का। ओके, इंडिया तक का आपने फ्रेट ऐड कर दिया, वो भी एक्चुअल बेसिस पे है। मेरा काटा कहाँ अटकेगा? मेरा काटा तब अटकेगा जब 10 to 20% वाले इसमें आ जाएगी, तो ये तो सीधा सीधा ऐड करना है। ओके, उसके बाद में डिजाइनिंग चार्जेस 10(1) की एडजस्टमेंट, ओके, कमीशन पेड टू लोकल एजेंट, ये भी ऐड होगा। उसके बाद में लैंडिंग चार्जेस पेड एट प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन, इंडिया के लैंडिंग चार्जेस ऐड नहीं होंगे। इंश्योरेंस चार्जेस पेड to a place of importation which is not ascertainable 1.125%, और लाइटरेज चार्जेस पेड एट द पोर्ट ऑफ इंपोर्टेशन। अब सुनो, ये लाइटरेज चार्जेस पे इंपॉर्टेंट क्या है, तो अगर लाइटरेज चार्जेस आपको ये ओके तो ये एज अ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 10(a) में ऐड करना पड़ेगा। 10(a) में देखो, अब मैंने लाइटरेज चार्जेस के बारे में क्या पढ़ाया था, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। लाइटरेज चार्जेस के बारे में मैंने ये पढ़ाया था कि अगर वो एक्चुअल बेसिस पे ऐड हो रहा है तो आपको ये जो 1 लाख रुपए है ट्रांसपोर्टेशन, ये भी ऐड करनी पड़ेगी एक्चुअल बेसिस पे, और लाइटरेज बार्जिंग चार्जेस भी ऐड करने पड़ेंगे। पर अगर आप 20% में हो तो 20% में ये लाइटरेज चार्जेस इंक्लूड मान लिया जाता है, फिर आप सेपरेटली ऐड मत करना। अगर आप 20% में एडिशन कर रहे होगे तो वो इंक्लूड मान लिया जाएगा, ये अलग से ऐड मत करना। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो ये लाइटरेज चार्जेस 20,000 ऐड होगा, ड्यूटी रेट वगैरह सब दिए आपको, ओके, एक्सचेंज रेट वगैरह दिए, तो सिंपल था बेटा। ओके, वही कि आप ओके अब देखो, आईसीएआई ने एफओबी एज पर कस्टम का है, ओके, और मैं इसको एडजस्टेड एफओबी कहता हूँ, मैं इसको एडजस्टेड एफओबी कहता हूँ। अगर आप इस सॉल्यूशन को देखोगे, उसमें देखो 10(1)(a) का एक्चुअल कॉस्ट भी ऐड कर दिया और लाइटरेज चार्जेस भी ऐड किया, क्योंकि ये एक्चुअल बेसिस पे एडिशन चालू है। कम ऑन, ये एक्चुअल बेसिस पे एडिशन चालू है। पर अगर आप 20% के क्राइटेरिया में ऐड कर रहे हो तो फिर लाइटरेज अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं, वहां लिख देना। अगर आपको ये नोट लिखना है कि व्हेन ओके 10(a) कॉस्ट इज बेस्ड ऑन 20%, then no need to add lighterage charges separately, no need to add lighterage charges separately। ठीक है, बाकी तो आप सॉल्व कर, आप अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लो ना इन प्रॉब्लम लिए प्रैक्टिस के लिए, तो कभी जिंदगी में आप वैल्यूएशन पे गलती नहीं करोगे। और एक एक मैंने यहाँ पे अमाउंट चेंज किया है। हाँ, अब यहाँ पे मैंने 2 डेसिमल तक ड्यूटी आपको बोली है, ये प्रॉब्लम में राउंड अप करके ले लिया, तो कोई गलत नहीं होगा, और टोटल कस्टम ड्यूटी यहाँ पे लिया हुआ है। और फिर नोट्स केयरफुली देखना कि नोट्स किस तरह से यहाँ पे दिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, और मैंने इसके ऊपर अच्छा खासा प्रैक्टिस किया है आपका। चलिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम। Jolly Overseas Limited of Hyderabad has imported machine from UK England through sea route, sea route दिया हुआ है, ठीक है, by vessel। The details of import transaction are as follows। बिल ऑफ एंट्री की डेट दी है 21/1 और एंट्री इनवर्ट का डेट दिया है 26, मतलब प्रायर बिल ऑफ एंट्री है, प्रायर बिल ऑफ एंट्री है। एक्सचेंज रेट दिए है, सीबीआईसी के हमें लेना है, तो एक्सचेंज रेट तो ये फिक्स हो जाएंगे जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल की, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ मशीन एट फैक्ट्री, ओ एक्स फैक्ट्री प्राइस दी है, एक्स फैक्ट्री प्राइस दी है, ठीक है। देखते हैं, मेरा काटा तभी अटकेगा जब 20% वाला क्राइटेरिया होगा, ठीक है। ट्रांसपोर्ट चार्जेस फ्रॉम, ठीक है, ये ऐड कर दूंगा तो यहाँ मेरी एफएस आ जाएगी, ये ऐड कर दूंगा तो एफओबी आ जाएगी। पहले प्रॉब्लम को देख लेना कि हमें फॉर्मेट क्या यूज करना है। लाइसेंस फीस रिलेटिंग टू इंपोर्टेड गुड्स, ये ऐड हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा। एक्चुअल फ्रेट चार्जेस फ्रॉम पोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट
द पोर्ट ऑफ इंपोर्ट आर नॉट ascertainable. ओके, यस यस यस, ओके. फ्रेट ascertainable नहीं है, मतलब 20% ऑफ एडजस्टेड FOB. अब 20% ऑफ एडजस्टेड FOB मतलब मेरा काटा अटक गया. ओके, एक्चुअल इंश्योरेंस चार्ज पे ठीक है, पर ये अटक गया. ठीक है, अटक गया तो हमारा फॉर्मेट बदल जाएगा. आपको याद होगा तो फॉर्मेट बदल जाएगा. एक्चुअल इंश्योरेंस चार्जेस, ठीक है, ऐड करूंगा. लैंडिंग चार्जेस नॉट ascertainable. ओके, तो लैंडिंग चार्जेस पेड एट द प्लेस, ये ऐड नहीं होगा. हैंडलिंग चार्जेस एसोसिएटेड विद द डिलीवरी ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स एट द प्लेस, ये भी ऐड नहीं होगा. ओके, ये क्वेश्चन सीए फाइनल नवंबर 18 न्यू में आया था. जिसको ये पता है कि काटा कैसे अटकता है उसके लिए बहुत इजी था. क्या करना है आपको, आपको अब हमारा नॉर्मल फॉर्मेट नहीं यूज करना है. अब आपको ये एफएस एफएस फॉर्मेट, ये कुछ भी नहीं यूज करना है. एफएस एफओबी ये सब वर्किंग नोट में. एक्स फैक्ट्री लो, उसमें 10(1) की एडजस्टमेंट करो. ओके, 10(1) की एडजस्टमेंट यानी लाइसेंस फीस, ये ऐड करना. 10(1) की लाइसेंस फीस, और दूसरा क्या है, दूसरा कुछ नहीं, लाइसेंस फीस ऐड होगा. ठीक है, और डायरेक्ट यानी आप क्या, आपका फॉर्मेट कैसे आ जाएगा, एक्स फैक्ट्री. ठीक है, जो भी होगा 10(1) की एडजस्टमेंट जो भी होगा. ओके, और डायरेक्ट 10(2)(a) की एडजस्टमेंट. 10(2)(a) और 10(2)(a) वर्किंग नोट में आ जाएगा. अब ये वर्किंग नोट में आप एडजस्टेड एफओबी निकालोगे. हमारे एडजस्टेड एफओबी का फॉर्मेट क्या है, तो ओके, आप एफओबी निकालोगे. ये वर्किंग नोट में आ जाएगा. अब ये वर्किंग नोट में अगर आप देखते हो तो ओके, कैसे लूंगा मैं वर्किंग नोट में एडजस्टेड एफओबी. तो वर्किंग नोट में एडजस्टेड एफओबी आप क्या करोगे, एक्स फैक्ट्री. ठीक है, वहां का कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, वहां का लोडिंग अनलोडिंग हैंडलिंग, फिर वहां से इंडिया तक का कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. ओके, फिर इंडिया का सॉरी सॉरी सॉरी, ये आपकी वहां का, ये आ जाएगी आपकी एफओबी. वहां का लोडिंग अनलोडिंग एंड करने के बाद एफओबी. ठीक है, और वहां की एफओबी में 10(1) की एडजस्टमेंट. यहां 10(1) की एडजस्टमेंट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरा 20% ऑफ एडजस्टेड एफओबी लेना है. और मेन फॉर्मेट में भी 10(1) ऐड होगा क्योंकि वो पार्ट ऑफ असेसेबल वैल्यू है. और यहां 10(1) इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे 20% ऑफ एडजस्टेड एफओबी. 10(1) की एडजस्टमेंट, ये मिल गया मेरा एडजस्टेड एफओबी, और एडजस्टेड एफओबी का 20%. मुझे एक्चुअल वो नहीं लेना, एक्चुअल और 20% ऑफ एडजस्टेड एफओबी, वो तो एयरक्राफ्ट के केस में 20% ऑफ एडजस्टेड एफओबी यहाँ आ जाएगा. ओके, वो और वो डायरेक्ट यहाँ पे ऐड कर दो 20% ऑफ एडजस्टेड एफओबी. तो आप अगर देखोगे तो मैंने वो किया हुआ है, आप चेक करोगे तो आपको समझ जाएगा. तो $22,000 आ गया वो एडजस्टेड एफओबी का, वो आ गया. दैट्स ऑल. ओके, तो ये अगर आप केयरफुली ये देखोगे, बस ये प्रॉब्लम यहाँ समझाने लायक था, बाकी तो इसमें और कुछ नहीं था. चलिए, केयरफुली देखना बेटा. नाउ 23. 23 भी अच्छा क्वेश्चन है. डिटरमाइन असेसेबल वैल्यू अंडर कस्टम लॉ ऑफ इंपोर्टेड मशीन बेस्ड ऑन फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. कॉस्ट ऑफ मशीन दिया है, यानी एक्सपेक्टेड प्राइस दे दी उन्होंने. कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस, रिवाइज प्राइस, निगोशिएटेड प्राइस, तो आपको ये लेना है ₹1,50,000. फ्रेट फ्रॉम फैक्ट्री ऑफ एक्सपोर्टर टू पोर्ट ऑफ शिपमेंट 20,000. फ्रेट इनकर्ड फ्रॉम पोर्ट ऑफ एंट्री टू इनलैंड कंटेनर डेपो. फ्रेट इनकर्ड फ्रॉम पोर्ट ऑफ एंट्री टू ICD. हैंडलिंग चार्जेस पेड फॉर लोडिंग ऑफ मशीन इन द शिप. ठीक है, डीमरेज चार्जेस 30,000. डीमरेज चार्जेस ऑफ चार्टर्ड वेसल ऐड होगा. ओके, तो ये चार्टर्ड वेसल तो नहीं है. ओके, यहाँ पे
तो ये चार्टर्ड वेसल तो नहीं है, इसलिए ऐड नहीं होगा। चार्टर्ड मतलब स्पेशल वेसल, ठीक है। बाइंग कमीशन नहीं ऐड होगा। कमीशन पेड टू लोकल एजेंट, जस्ट मिनट बेटा, हाँ लोकल एजेंट ऐड होगा। और वेंडर इंस्पेक्शन चार्जेस नॉट रिक्वायर्ड अंडर कॉन्ट्रैक्ट, 8,000 नॉट रिक्वायर्ड अंडर कॉन्ट्रैक्ट, तो ये भी ऐड नहीं होगा। वेंडर इंस्पेक्शन चार्जेस 10(1) में ये ऐड नहीं होगा, ठीक है। अब मेरे सामने क्या प्रॉब्लम है, मेरे सामने प्रॉब्लम है कि हाँ, और उन्होंने ये आईसीडी चार्जेस दी है, आईसीडी चार्जेस भी ऐड नहीं होंगे। तो मेरे सामने प्रॉब्लम ये है कि मुझे वहाँ से इंडिया में आने तक का फ्रेट नहीं दिया है, और मुझे इंश्योरेंस भी नहीं दिया है। ओके, अगर ये प्रॉब्लम केयरफुली देखोगे तो वहाँ से इंडिया का फ्रेट फ्रॉम दैट कंट्री, ओके, तो 10(2)A में ध्यान से देखो, 10(2)A में मुझे वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन, वहाँ का लोडिंग हैंडलिंग ये दिया है, ये दिया है। वहाँ से इंडिया तक का ट्रांसपोर्टेशन नहीं दिया है, मतलब, और इंश्योरेंस भी नहीं दिया है। 10(2)B में इंश्योरेंस भी नहीं दिया है, मतलब नॉट असर्टेनेबल है। नॉट असर्टेनेबल है तो 20% ऑफ एडजस्टेड एफओबी मुझे लेनी पड़ेगी, 20% ऑफ एडजस्टेड एफओबी लेनी पड़ेगी। मतलब यहाँ मुझे वर्किंग नोट निकालना पड़ेगा, एफओबी निकालना पड़ेगा, एडजस्टेड एफओबी लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरा काटा अटक गया है। अब देखो ये प्रॉब्लम में ये क्या है कि ये एटलीस्ट कुछ प्रॉब्लम में ये तो भी दिया होता है कि नॉट असर्टेनेबल, ये प्रॉब्लम में ये भी नहीं दिया है कि नॉट असर्टेनेबल, ये प्रॉब्लम में ये भी नहीं दिया है कि नॉट असर्टेनेबल। वो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वहां से इंडिया का दिया ही नहीं, मतलब आपको ये समझना पड़ेगा कि ओ 10(2)A का वो कॉस्ट नहीं दिया मतलब नॉन असर्टेनेबल है। इंश्योरेंस वो नहीं दिया मतलब 1.125% है। तो मतलब आप 1,50,000 एक्सपेक्टरी प्राइस लोगे, 10(1) की एडजस्टमेंट करोगे, ये 10(1) की आप एडजस्टमेंट कर रहे हो, और एडजस्टेड एफओबी आप अलग से निकालोगे। एडजस्टेड एफओबी अलग से निकाल के उसका 20% आप ऐड करोगे, 20% ऑफ एडजस्टेड एफओबी, इंश्योरेंस 1.125% ऐड करके ये आपकी असेसेबल वैल्यू आएगी। ये प्रॉब्लम समझा क्या आपको? ओके, ये प्रॉब्लम समझा क्या आपको? ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट भी नॉट असर्टेनेबल, इंश्योरेंस भी नॉट असर्टेनेबल इन दिस केस। चलो, तो ये केयरफुली पढ़ लेना ये प्रॉब्लम। एक नोट इसमें भी दिया है, नोट इन अबव आंसर डीमरेज चार्जेस हैव नॉट बीन एडेड सेपरेटली in the cost of transport, loading, unloading and handling charges by taking view that where ascertainable cost has been computed 20% of adjusted FOB. Same includes in 20%. Also, it possible alternate view that actual demurrage charges would separately added in cost of transport by virtue of explanation 10(2) irrespective वेदर कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट। देखो यहाँ दो ऑप्शन लिया है, पर मैं आपको कह देता हूँ ये दूसरा वाला ऑप्शन सही नहीं है। और मेरा तो व्यू ये है कि अगर ये चार्टर्ड वेसल होगा तो ये ऐड होगा। अब कि दिया कहा है कि वो चार्टर्ड वेसल था। दूसरा इंस्टीट्यूट ने क्या व्यू लिया है यहाँ पे कि यहाँ ये व्यू लिया है, दूसरा व्यू तो जाने ही मत, ये कि अगर आप 20% ऐड कर रहे हो तो उसमें सब आ गया, डीमरेज अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं है। अगर आप 20% ऐड कर रहे हो तो उसमें सब कुछ आ गया, डीमरेज अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर? तो ये सेकंड वाला अप्रोच जाने ही मत, पहले ही अप्रोच लेना कि 20% अब ऐड कर रहे हो मतलब। और दूसरा मेरा तो इससे भी बड़ा अप्रोच है, और वो इससे बड़ा अप्रोच ये है बेटा यहाँ पे कि
ये जो है डीमैरेज जो है, ध्यान सुनना, डीमैरेज जो है ये चार्टर्ड वेसल का दिया है, ऐसा कहाँ बोला है, इसलिए सवाल ही नहीं ऐड करने का था, वो भी आंसर लिख सकते हो। चलो व्हाट एवर इट में बी। चलो नेक्स्ट अप्रोच 1 वाला अब एक लास्ट प्रॉब्लम ले लेता हूं और फिर डिस्कशन को एंड करते हैं। ये तो ठीक है, मैं 24 तो रेगुलर क्लास में ले चुका हूँ, वो रेगुलर क्लास में मैं ले चुका हूँ, या सुपर 35 में ले चुका हूँ। 25 नहीं है क्या? रुद्राक्ष, ये आ जाओ बेटा। 25 रुद्राक्ष मैन्युफैक्चरर्स कोलकाता। Rudrash Manufacture Kolkata is engaged in manufacturing of textile article. It has decided to enhance production capacity in current year. Therefore, import a machine through vessel USA, price 31,650, including transport charges from factory to up to 2,500, handling charges 1,750. Yes, ये प्रॉब्लम बहुत अच्छा है। FOB प्राइस दी है, पर FOB से बैक जाने का रास्ता भी दिया है। देखो ये भी बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है। FOB प्राइस दी है और FOB से बैक जाने का रास्ता भी दिया है, कि वहां का ट्रांसपोर्टेशन और वहां का हैंडलिंग दे दिया है। हाँ, अगर FOB से बैक जाने का रास्ता नहीं होता तो हम अप्रोच 2 यूज कर लेते और फटाफट सब कुछ कर लेते, नहीं, लेकिन अब बैक जाएंगे, हम एक्स फैक्ट्री निकालेंगे और एक्स फैक्ट्री, अब देखते हैं आगे वो क्या कहते हैं। आगे अगर 10-2 वाला काटा अटका 20% वाला, तो फिर हम वो काटा भी यूज करेंगे। ठीक है, तो चार्जेस ऑफ डिजाइनिंग इंजीनियरिंग अंडरटेकन एल्सवेयर इन इंडिया ऐड होगा, बाइंग कमीशन ऐड नहीं होगा, फ्रेट चार्जेस फ्रॉम यूएसए टू इंडिया। काटा नहीं अटका बेटा, काटा नहीं अटका काटा नहीं अटका, 3000 एक्चुअल दे दिया है और बाय ओके ये जो आया है वेसल से आया है, तो फिर काटा अटका ही नहीं। पर अगर ये बाय एयर होता तो फिर बैक जाता और काटा भी अटक गया, इसलिए फिर अप्रोच 1 यूज हो जाता, फिर हम वो डायरेक्ट एक्स फैक्ट्री में ऐड कर देते। पर जो भी है, अनलोडिंग हैंडलिंग चार्जेस एट द प्लेस ये नहीं ऐड होगा, एक्चुअल इंश्योरेंस चार्जेस नॉट एसर्टेनेबल, ठीक है, वो हम निकाल लेंगे। CA फाइनल RTP नवंबर 2020। तो बेटा प्राइस ऑफ द मशीन सब मिला के ये, डिजाइनिंग बाइंग ऐड नहीं होगा। ये ऐसा भी एक तरीका है, बाइंग कमीशन लिखना और नहीं लिखना और उसकी नोट लिख लेना, ये भी बहुत अच्छा तरीका है। हम जब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे तो प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए हम लिखते ही नहीं थे, पर इससे बहुत अच्छा इंप्रेशन आता है कि ये दिख जाता है उसको कि बाइंग कमीशन लिख के आप ऐड नहीं कर रहे हो और उसकी नोट भी अंदर लिख रहे हो। ये प्रेजेंटेशन का तरीका है। ओके ठीक है, फिर फ्रेट तो एक्चुअल असर्टेनेबल दिया ही है, काटा अटका ही नहीं, काटा अटका ही नहीं तो फिर तो टेंशन वाली बात ही नहीं। पर यहां अगर काटा अटक जाता, कैसे काटा अटक जाता कि 10 to 20% के क्राइटेरिया में आता, तो फिर मैं ये ऐसा कुछ भी नहीं करता, मैं एक्स फैक्ट्री लिखता, एक्स फैक्ट्री बैक जाके, यानी कैसा बैक जाता, 31,650 माइनस ओके 31,650 माइनस 2,500 माइनस 1,750, ये डिडक्ट करके एक्स फैक्ट्री निकालता और एक्स फैक्ट्री में सिर्फ 10-1 की एडजस्टमेंट करता, और 10-1 की एडजस्टमेंट करके, सुनो 10-1 की एडजस्टमेंट करके मैं डायरेक्ट 10 to a कॉस ऐड कर देता, 10 to a कॉस ऐड कर देता, और ये एडजस्टेड FOB फिर मैं वर्किंग नोट में ले लेता। तो ये मेरा काटा जो है वहां पे अलग हो जाता, काटा अटका तो अटका ही नहीं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, फिर तो सीधा सीधा कर सकते। यानी ओके ये सॉन्ग याद रखना, काटा लगा, काटा लगा बहुत पुराना सॉन्ग था ओके तो अब ऐसे सिचुएशन में प्रॉब्लम पूरा रीड करना, एक्स फैक्ट्री बेस होगा तो हमारा यहाँ पे 10 to 20% काटा अटकेगा, क्या काटा अटकेगा तो फिर फॉर्मेट बदल देना, इमीडिएट बदल देना, नहीं तो फिर सीधा सीधा हमारा एडजस्टेड FOB वाला फॉर्मेट मेन फॉर्मेट में ले लेना। ठीक है ओके। अब आपका ये है कि एक सवाल आ सकता है, सर डिमेरेज चार्जेस ऑफ चार्टर्ड वेसल इज गिवन एंड कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज अनअसर्टेनेबल, देन वी हैव टू ऐड डिमेरेज चार्जेस। नहीं नहीं नहीं, आप, मेरा ओपिनियन ये है और स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है कि 20% जब आप ऐड कर रहे हो तो उसमें लाइटरेज, बर्जिंग, डिमेरेज सब आ गया, सब आ गया, आपको अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलो